Chapter 6 Prototyping is the shorthand of innovation. समस्या सीमा पार करने में कोई असर नहीं था। हमने स्नोबोर्डर्स के लिए कुछ नए गॉगल्स डिजाइन किए थे, लेकिन हमें ये समझना था कि हमारे स्लीक, चेहरे को चिपकने वाले स्टाइल की गॉगल्स स्की स्लोप्स पर पाए जाने वाले ठंडे मौसम में धुंध नहीं होंगे। हमें गॉगल्स को रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करना था, लेकिन कैलिफोर्निया के सनी मौसम में ये टास्क मुश्किल था। हमारे क्लाइंट स्मिथ स्पोर्ट्स ऑप्टिक्स के पास जुलाई में विंटर आने तक रुकने का समय और बजट नहीं था। हमें 5 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन एक और तरीका था। आइडियो के पालो आल्टो ऑफिसेस के डू ब्लॉक साउथ में एक पारिवारिक आइसक्रीम फैक्ट्री खड़ी थी। पेनिनसुला क्रीमरी के लोग थोड़े अजीब से लग रहे थे जब हमने उनसे उनके इंडस्ट्रियल साइज्ड फ्रीजर्स को नॉन ट्रेडिशनल तरीके से यूज करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर हम आइसक्रीम खा नहीं रहे थे तो उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता। इंडस्ट्रियल डिजाइन स्टूडियो हेड पॉल ब्रैडली और कुछ टीम मेंबर्स पार्कर्स और लॉन्ग जॉन्स में लपेट कर तैयार हो गए। एक्सरसाइज बाइक और विंड सिम्युलेट करने वाला फैन के लिए हमने एक ईमेल भेजा, जैसे कि आइडियो में अक्सर ऐसे अनोखे रिक्वेस्ट्स को फुलफिल किया जाता है। क्योंकि आइडियो के करीब सभी लोग बाइक एंथुसियास्ट्स थे, इसलिए वॉलंटियर्स देने में मुश्किल नहीं हुई जब उन्होंने एक आइसक्रीम फ्रीजर में 1 घंटे तक पैडल चलाने का काम किया और ऑब्जर्वर्स ने उनके पसीने वाले चेहरों और, खुशी की बात है, धुंध नहीं करने वाले प्रोटोटाइप गॉगल्स की फोटोज ली। प्रोटोटाइपिंग एक समस्या का समाधान है। ये एक कल्चर और एक भाषा है। आप कुछ भी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं ना, एक नए प्रोडक्ट या सर्विस को, या फिर एक स्पेशल प्रमोशन को। महत्व यह है कि आपको अपने लक्ष्य का एक हिस्सा हासिल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। समय को बर्बाद न करें। प्रोटोटाइपिंग एक सोच का रूप है। सबसे अच्छे मूवी मेकर्स को याद करें। हमें उन्हें इसलिए आदर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें खूबसूरत लोगों से भरा हुआ एक ग्लैमरस दुनिया में खेलने वाले के रूप में देखते हैं। वो लोग भी होते हैं जो काम कर लेते हैं। लोग जो फिल्में बनाते हैं वो हर दिन प्रोटोटाइपिंग करते हैं, बस गुजरने के लिए। नीचे दी गई कहानी को विचार करें। आइडियो के लैरी शुबैर ने कुछ महीने तक अंडरवाटर थ्रिलर द अबिस के सेट पर काम किया। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फिल्म का अधिकांश हिस्सा 2000 फुट गहरे पानी के नीचे होता है। इस महत्वपूर्ण बात ने अबिस टीम को, जिसे टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने लीड किया था, को एक्शन को शूट करने के लिए एक विशाल जालसाय की तलाश करने पर मजबूर किया। एक स्विमिंग पूल काम नहीं करेगा, लेकिन क्या एक अधूरा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट साउथ कैरोलिना में काम करेगा? प्रमुख धरान्वित कंटेनर का विशाल 250 फुट का व्यास और 50 फुट की गहराई था। कैमरन ने इसे दुनिया के सबसे बड़े स्वीट वाटर टैंक में तब्दील कर दिया, लगभग 7 मिलियन गैलन्स का। क्योंकि ये एक फिल्म थी, इसके लिए प्लानिंग करने का समय नहीं था। स्कैफोल्डिंग बनाने का भी कोई समय नहीं था, इसलिए अंदर के सेट के कुछ हिस्से लिटरली पानी भरने के समय बनाए गए, जहां वर्कर्स रोबोट्स में समुद्र तट पर जान लगाकर दीवारें पेंट कर रहे थे। ये सही उपमान है। आपके व्यापार से कोई भी संबंधित हो, आपके अनुभव से कोई भी संबंधित हो, संकेत ये है कि पानी बढ़ रहा है। आपके पास समय नहीं है, और अगर आप जल्दी नहीं करते हैं तो आप या आपका प्रोजेक्ट पानी के नीचे हो जाएगा। शायद व्यवस्था के रेगुलर तरीके से या किताब के हिसाब से चीजों को करने का समय भी नहीं होगा। जब शुबर्ट और कुछ और आइडियो के लोगों को बताया गया कि वो साउथ कैरोलिना जा रहे हैं द अबिस पर काम करने के लिए, तो उन्होंने अचानक समझा कि उन्हें पानी के नीचे काम करना होगा और उन्हें स्कूबा सर्टिफाइड होना होगा। एक समस्या थी, स्कूबा कोर्स कई हफ्ते लगता था। हमने कहा, समय तो बिल्कुल भी नहीं है, शुबैर याद दिलाते हैं। तो हमने खुद हाई बुक्स पढ़ी, डाइव्स की और टेस्ट पास किया कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों के बजाय। बचपन में हम सबने प्रोटोटाइपिंग के बारे में पहली बार सिखाने शुरू किया था, स्कूल के प्रोजेक्ट्स करके या गर्मियों के दिनों को गुजरने के लिए खुद गेम बनाते वक्त। मेरे बड़े भाई डेविड, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा से कुछ बनाते रहे हैं और फिर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे हैं। हमें एक सर्दी भरी ओहायो की सर्दी मिली थी जब मैं 6 साल का था, और डेविड ने हमारे बैकयार्ड में बढ़ते हुए स्नो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की।
वो बेसिक से शुरुआत की थी तीनों लेवल्स के स्नोमैन से, लेकिन जल्द हाइपियो स्नोमैन को कंधों से कंधे मिलाकर 4 दीवारों बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अपने प्रोटोटाइप फोर्ट के अगले सुधार के लिए धुंध रहे थे जब डेविड ने एक 2 स्टोरी मॉडल पर विचार किया था, जिसे खुश्क हुई कार्डबोर्ड बॉक्स का उपयोग स्नो ब्रिक्स बनाने के लिए करने का सोचा। आप शायद ये निश्चित कंक्लूजन पर पहुंच रहे होंगे कि मेरा बड़ा भाई बचपन से ही अत्यंत उत्साही था, जो सही हो सकता है, लेकिन ये में मुद्दे की बात नहीं है। हमारे छोटे टीम के साथ हमने उस साल सबसे बड़ा स्नो फोर्ट बनाया था और हमने हर एक से बड़ा बनाने का तरीका ढूंढने का काम किया था। डेविड्स की विशेषता थी उनका विश्वास प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में। उन्हें पता था कि अगर वो नए तरीके ट्राई करते रहेंगे तो उनके प्रोटोटाइपिंग में ड्रामेटिक सुधार होगा। मैं सोचता हूँ कि कई लोग हमारे बचपन में ये बात स्वाभाविक रूप से समझ लेते थी और धीरे धीरे हम बड़े होते गए तो इसे भूल गए। डेविड्स का प्रभाव ने आइडियो में इस बच्चों की तरह जिज्ञासा और एंथुसियाज्म को दूसरी प्रकृति बनाया है। समस्याओं के प्रति खिलखिलाकर और पुनर्गठनात्मक रूप से आने वाले अप्रोच को हमारे प्रोटोटाइपिंग के संस्कृति के एक आधार में से एक बना दिया है। इससे आपके वर्कप्लेस का हिस्सा भी हो सकता है। जीतार आइडियो स्टूडियो हेड डेनिस बॉयल क्लाइंट मीटिंग्स को मिनी शोज की तरह देखते हैं। उनका कहना है, कभी भी मीटिंग के लिए प्रोटोटाइप के बिना मत जाओ, जो हम मजाक में बॉयल्स लॉ के रूप में रेफर करते हैं। असल में डेनिस अक्सर कई प्रोटोटाइप्स लेकर आते हैं, साथ ही साथ म्यूज को प्राकृतिक करने के लिए रोचक मटेरियल्स भी लेकर आते हैं। ये पुनर्गठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। कभी कभी हम इतने सारी चीजें बनाने से लोगों को हैरत में डाल देते हैं, वो लोग कहते हैं। जब एक प्रोजेक्ट शुरुआत में होता है तो क्लाइंट मीटिंग्स हफ्तावार हो सकती हैं। डेनिस अपनी गलतियां और खोज को जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उनके शब्दों में है, वो किसी भी अवसर को ढूंढते हैं जहां उन्हें मॉडल्स बनाने का मौका मिल सकता है। वो अपने टीम के साथ बैठकर कहते हैं, ठीक है, अगली हफ्ते और अगली 2 हफ्ते तक हम क्या बनाएंगे। हमेशा कुछ ऐसा होता है जो पिछली मीटिंग में क्लियर नहीं था, जो आप डिस्टिंक्ट चॉइसेस देकर साफ कर सकते हैं, जैसे कि हिंज इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, या डिस्प्ले माउंट कैसे किया जा सकता है, या किसी विशेष यंत्र को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब प्रोजेक्ट खासकर कॉम्प्लेक्स होता है तो प्रोटोटाइपिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है जब चुनौतियां दूर नहीं हो सकती हैं। इंजीनियरिंग में अगर आपके पास इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो आमतौर पर आपके पास हल नहीं होता, ये डेनिस के शब्दों में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बस कुछ अच्छी अनुमान लगाते हैं और उनमें से कुछ के बिना छोड़ देते हैं तो आपको कुछ जवाब मिल जाएंगे। फोकस्ड प्रोटोटाइपिंग मध्य समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। आइडियो स्टूडियो हेड शॉन कॉर्कोरन का मंत्र है, सीखने के लिए बनाएं। जब उन्होंने वेक्टा के लिए एक चेयर पर काम किया तो उनकी टीम एक पॉइंट तक पहुंच गई थी जब हाइट एडजस्टमेंट लीवर जो चेयर के साथ हिलती थी उसने महत्वपूर्ण हो गई थी। उन्होंने पूरी चेयर नहीं बनाई, उन्होंने पूरी टिल्ट मैकेनिज्म भी नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ छोटा सा लीवर और उसका रिलीज मैकेनिज्म के साथ इंटरफेस बनाया। ये सिर्फ कुछ घंटे लगा। यह पूरा प्रोटोटाइप शॉन के हाथ में फिट हो गया और जल्दी से ये दिखाया कि ये प्रिंसिपल काम कर सकता है। Amazon कैसे किया। जब मूवीज और गॉगल्स और स्नो फोर्ट्स के प्रोटोटाइपिंग के बारे में पढ़ने के बाद यदि ये प्रोसेस अब भी अनिर्वचनीय लगती है तो समझना संभव है। आप कह सकते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ये मुझे कैसे मदद करेगा अगर इनोवेशन रोजमर्रा की रिवाज नहीं है? और मैं एक नए सर्विस या व्यापार का प्रोटोटाइपिंग कैसे कर सकता हूँ? क्विक प्रोटोटाइपिंग ये है कि आप जवाब नहीं है तो भी कार्यवाही कर रहे हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, थोड़ा गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर यूज सही कर रहे हैं। जेफ बेजोस की Amazon.com की जन्म की कहानी को विचार करें। बिजनेस के नए व्यक्ति ने दुनिया के पहले $multi-billion बहीमोथ में से एक की शुरुआत दुष्पराक्रम के साथ की। बेजोस की कहानी सिलिकॉन वैली के शुरुआत अपने गराज में कंपनी शुरू करने की एक स्टीरियोटाइप को पंख दे देती है। उनका ई-कॉमर्स जायंट एक अचानक संकेत के साथ शुरू हुआ।
1994 के स्प्रिंग में उन्हें एक भविष्यवाणी मिली कि वार्षिक वेब वृद्धि एक आश्चर्यजनक 2300% से बढ़ जाएगी। ऐसे अत्यंत विकास के बाजार की क्षमता से प्रभावित होकर उन्होंने ऑनलाइन बेचने के लिए क्या कुछ बेच सकते हैं इसकी लिस्ट बनाई, सब कुछ म्यूजिक से लेकर क्लोथिंग तक, लेकिन एंड में उन्होंने बुक्स पर ठहर गए। कुछ हफ्तों के अंदर उन्होंने अपनी कुशी वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़ दी, एक मूविंग वन बुलवाया और हमारे समा को उनकी जने से पहले ले गए। अनोखी बात है कि बेजोस ने अब तक अपने ई-कॉमर्स बीजों को कहा जाए इसका फैसला नहीं किया था। उनकी छोटी लिस्ट में बोल्डर, पोर्टलैंड और लेक टाहो शामिल थे। अपनी मंजिल का फैसला न कर पाकर उन्होंने मूविंग वैन को बस पश्चिम की ओर बढ़ने का आदेश दिया। अगले दिन बेजोस ने फोन किया और ड्राइवर को सिएटल चुनने का फैसला लिया, एक शहर जहां पर एक बहुत सारे हाई-टेक वर्कर्स थे। बेजोस वही कर रहे थे जो नए विचार देने वाले रोजमर्रा के लोग हर दिन करते हैं, एक समस्या को उसके हिस्सों में बताकर पैरेलल में फैसला लेने का प्रयास। सामान्य कुछ करने के लिए तो यही सही होता, शहर चुनने तक वो वहीं रुकते। कैसे एक मूविंग वैन पटके बिना अपनी यात्रा शुरू हो सकती है, बिना राज्य के जाने और बिना पता लगाए कि पता कौन शहर में है। लेकिन बेजोस ने अपने ई-कॉमर्स समय को पेशेवर में शुरू करके एक दिन इंटरनेट का समय जीता। जब उनकी मूविंग वैन न्यूयॉर्क से पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही थी तो बेजोस टेक्सास गए और एक पुरानी फैमिली कार खरीदी। जब उनकी वाइफ मैकेंजी चला रही थी तो उन्होंने पैसेंजर सीट पर बैठकर अपने लैपटॉप पर बिजनेस प्लान लिखा और अपने सेलफोन से कॉल्स किया। सोचिए, सिर्फ लैपटॉप पर कुछ नहीं था, किसी भी जगह पे नहीं था जहां उनका कंपनी खड़ा हो सकता था, लेकिन अनपहली कदम अपने भविष्य की तरफ तेज गति से बढ़ रहे थे। उन्होंने नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक डिटूर लिया ताकि एन पोटेंशियल वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ डेवलपमेंट को इंटरव्यू कर सके, और उन्होंने अपने ऑनलाइन वेंचर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सिएटल के एक वकील से फोन पर बात की। उन्हें अब तक नहीं पता था कि वो कहाँ रहेंगे या अपने योजना का वित्तसार कैसे करेंगे, लेकिन जब कुछ 2300% वार्षिक वृद्धि हो रही है तो हफ्तों का महत्व होता है। बेजोस की कहानी एक ऐसी फिल्म बन सकती है जिसमें रैपिड प्रोटोटाइपिंग आपको व्यापारिक फायदा देने में मदद करती है। ये प्रबल उद्यमी जब वेस्ट की ओर बढ़ रहे थे तो समस्या के टुकड़े टुकड़े को सुलझ रहे थे। अपनी वेबसाइट क्या करेगी, वो कहाँ होंगे, किसे हीरे करेंगे और वो इस दान चीज का नाम क्या होगा। बेजोस जल्दी भी कुछ गलत फैसला कर सकते थे, जैसे कि कैडाब्रा के क्लंकी नाम का चयन करके, क्योंकि उन्होंने अपने लिए इतना अधिक समय बनाने का प्रयास किया। एक बार जब उन्होंने प्रोवर्बियल गराज में अपने वेंचर को रखने के लिए सबअर्बन सिएटल में रेंट किया तो उन्होंने वही समय की कीमत को Amazon.com पर भी लागू किया। यूज ऊपर उठाओ, यूज बाहर निकलो, यही दिन का आदेश था। स्टाइल और एडिटोरियल कंटेंट से पहले फंक्शन आता था। कम ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ Amazon.com जल्दी लोड होती थी और मूल रूप से बेसिक चीजों में उत्कृष्ट काम करती थी, यानी कि किताबें ढूंढने और खरीदने में आसान। जब अंधेरा हो गया तो ब्रिक्स एंड मोटर बुकसेलर्स कैच अप कर रहे थे। तो जब आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि आप थिक जब जवाब नहीं है। एक बार जब आप पेस में आ जाते हैं तो आपको आश्चर्य है कि कुछ समाधान आसानी से दिखाई देते हैं। अपनी भाग्य बनाओ, सेरेंडिपिटी या फिर भाग्य को कह लो, लेकिन जब आप चायजन या वास्तु बनाने या बनाना शुरू करते हैं तो आप नए खोज के नए अवसर खुलते हैं। यही तारिका है जो वैज्ञानिकों ने नेचर के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने में मदद की है। 1962 के नोबेल प्राइज विनर जेम्स वॉटसन ने कहा कि कुछ दिन कमर के प्रोटोटाइप्स बनाना में कोई नुकसान नहीं था, जैसे कि उन्होंने और उनके साथी वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने अपने हाइपोथेसिस को मॉडल और टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए थे। शायद एक हफ्ते तक मॉलिक्यूल मॉडल्स के साथ खेलना आवश्यक होगा ताकि हम पूरी तरह से यकीन कर सके कि हम सही जवाब पा गए हों। हालांकि उनके अकादमिक साथी इस अप्रोच पर संदेह करते थे, लेकिन वाटसन और क्रिक के फ्री थिंकिंग स्टाइल और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के प्रोटोटाइपिंग के प्रति खुले रहने से उन्हें डीएनए की स्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण खोज तक पहुंचाया। कभी कभी वाटसन भी सोचते थे कि वो गलत रास्ते पर हैं। मेरे पेपर पर बेसिस के डूडलिंग से शुरू में कुछ भी नहीं हुआ,
लेकिन अगले हफ्ते के बीच में एक आवश्यक विचार आया। जब मेन एडमिन के फ्यूज रिंग्स को पेपर पर ड्रॉ कर रहा था। डूडलिंग, ड्राइंग, मॉडलिंग। विचारों को स्केच करो और चीजें बनाओ, और आपको गलती से की गई खोज को प्रोत्साहित करने के चांसेस हैं। सबसे मूल रूप से हम जो भी बात कर रहे हैं वो खेल के बारे में है, सीमाओं को एक्सप्लोर करने के बारे में। दुनिया में कुछ नया बनाते वक्त आप अपने कंपेटिटर्स के कंधे पर देख नहीं सकते, आपको दूसरी प्रेरणा की तलाश करनी होती है। ऐतिहासिक एयरक्राफ्ट के विकास के दौरान बेल के डिजाइनर्स ने सुपरसोनिक तेज दौड़ने वाले एक 50 कैलिबर बुलेट को देखा। बुलेट जब साउंड बैरियर को तोड़ते वक्त भी वायदिक रूप से स्थिर था, इसलिए बेल्स के इंजीनियर्स ने इस बुलेट के आकार के 31 फुट लंबी फ्यूजलाज बनाया, कुछ छोटे पंख और एक शक्तिशाली रॉकेट इंजन जोड़ा। चक ईगर जैसे ब्रेव प्रोटोटाइप टेस्ट पायलट्स के करके जो X1 में चले थे, USME एजेक्टर सीट भी नहीं था। हमने सुपरसोनिक उड़ान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जिससे कॉन्कॉर्ड और मॉडर्न जेट फाइटर्स जैसे प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट बनाने में मदद मिली। बिना किसी प्रमाण के हम चक ईगर या नोबेल प्राइज विजेता होने का दावा नहीं करते हैं, और आइडियो किसी भी चिट्स को ढूंढने में या किसी भी असीम महत्व की बात को खूंड से खोजने की क्लेम नहीं करती है। लेकिन प्रोटोटाइपिंग की प्रक्रिया छोटी छोटी नई बातें प्रारंभ कर सकती है, वो प्रकार की जो एक उत्पाद की सफलता और उसकी असफलता के बीच का फर्क बना सकती है। जब लॉगिटेक के लिए एक नए वीडियो गेम कंट्रोलर का निर्माण कर रहे थे, तो हमने ड्राइंग्स आइडियो की मशीन शॉप भेजी ताकि उन्होंने रिजिड ABS प्लास्टिक से बनी एक प्रोटोटाइप स्टीयरिंग व्हील बना सके, जिसे एक काला रबर कोटिंग से कवर किया गया था। लेकिन मशीन शॉप के पास बिल्कुल काला रबर नहीं था, जिसका डेडलाइन के करीब था। ये एक संभव डिजास्टर लग रहा था। इसलिए उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को लाल रबर से मोल्ड किया, जो उनके पास समय पर मिला था। नसीब से क्लाइंट को ये ब्राइटली कलर्ड व्हील पसंद आया, और ये छोटी गलती ने इस उत्पाद को नए दिशा में बढ़ाया, जिसकी प्रेरणा देने से गेम मेकर ने एक लाइन ऑफ फायर इंजन रेड स्टीयरिंग व्हील्स की शुरुआत की। डेनिस के भाई ब्रैंडन आइडियो की स्काईलाइन ग्रुप में खिलौने बनाते हैं और उन्हें बड़े खिलौने बनाने वाली कंपनीज को पिच करते हैं। उनका एक प्रभावशाली खोज एक खिलौने फुटबॉल का प्रोटोटाइप जोड़ने के दौरान हुआ। चैप्टर 7 अपनी ग्रीन हाउस बनाएं। प्रोटोटाइपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ऑब्जर्वेशंस। ये मूल सिद्धांतों, इनोवेशन की रचना, लेखन और गणित हैं। महान टीम ये मूल कुशलता को एक कंपनी के द्वारा बहने वाले मूल्य का प्रदान करती है। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूप में अकेला प्रयास, जैसे कि शाव में सोचने को ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूप में नहीं गिनना, इनोवेशन की प्रक्रिया एक अलग विभव में नहीं होती। इनोवेशन को टीमों की जरूरत है, और टीमों को उन जगहों की आवश्यकता है जहां वे विकसित और बढ़े। इनोवेशन ग्रीन हाउसेज में फूलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहां तत्व बसंतु के विकास को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ सही हो, जहां गर्मी, प्रकाश, गिलाई और काफी देखभाल हो। ग्रीन हाउस जिससे हम बात कर रहे हैं, व्यवस्थलाया है, जहां कार्यालय में स्थलन बनाते हैं और टीम एक साथ काम करते हैं। शायद आप इनोवेशन के मूल धर्मों को कार्यालय के वास्तु से कम महत्वपूर्ण समझते हों। आइडियो में हम इसे हमारा मुख्य संपत्ति में से एक मानते हैं। कुछ साल पहले फॉर्च्यून मैगजीन में एक कवर स्टोरी, द एंड ऑफ द जॉब, पर मैंने एक उक्ति दी, सही लोगों को राखो और बाकी सब खुद देख लेंगे। जीवन थोड़ा कठिन है, लेकिन हर बिजनेस यूनिट मैनेजर का पहला काम दुनिया भर में प्रशंसा के योग्य लोगों को हीरे करना है। और सबसे अच्छे लोग हमें बताते हैं कि वे आइडियो में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम अपने उद्योग को नए रूप में लेकर जा रहे हैं और अपने वास्तु और सांस्कृतिक परिस्थितियों के लिए भी। हमारे ऑफिस स्पेसेस इनोवेशन को होने में मदद करती हैं। अगर आपको इससे फिर भी प्रभावित नहीं किया है, तो कुछ बुनियादी तर्क हो सकता है। अधिकांश कंपनियों में ऑफिस स्पेस वेतन और फायदों के बाद सबसे बड़ी व्यय कैटेगरी है। हर प्रतिष्ठित कंपनी को ये पता है कि उन्हें ऊपर वाले टैलेंट के लिए अच्छा वेतन देना होगा। तो फिर आप अपने टैलेंट की व्यक्ति को किस प्रकार से परफॉर्म करना होगा, उस स्थल को बनाने पर भी ध्यान नहीं दे सकती। एथलीट्स को सही सुविधाएं चाहिए, तो फिर काम करने वाले क्यों नहीं। महान ऑफिस स्पेस बनाना इनोवेशन पजल का सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है।
ये ऐसे नहीं होता कि आगे सोचने वाले आर्किटेक्ट्स को हीरे करो या कूल इमारतें लीज करो। यकीनन कुछ आइडियो के सबसे अच्छे स्पेसेस बिना किसी प्रकार के आधिकारिक अध्याय की सीमा से विकसित हुए हैं। हम डिल्बर्ट के अप्रोच के विपरीत पकड़ते हैं। ये काफी सरल है। जब बात ऑफिस स्पेस की हो तो कम नियम उतना ही अच्छा है। उसके बाद भी हम सोचते हैं कि हम ऑफिस स्पेस बनाने में अच्छे हैं और अच्छी दिखने वाले हैं। इस रास्ते में हमने कुछ मूल तत्व विकसित किए हैं जो आपको आपके वर्कप्लेस को इनोवेशन के लिए अच्छा बनाने में मददगार होंगे। पहले, मोहल्लों का निर्माण करो और प्रोजेक्ट्स के पक्ष में सोचो। अपने कर्मियों के लिए खेलने वाला लाचार बुनियादी मूल प्राप्त करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ। पूरे प्रक्रिया के दौरान प्रोटोटाइपिंग की भावना को याद रखो। स्पेस को टीम्स और प्रोजेक्ट्स के साथ विकसित होना चाहिए, एक ऐसे ही तरह से जैसे कोई नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए आपकी योजनाएं होती है। हॉट टीम्स को एक टीम आइकॉन खोजने या बनाने के लिए प्रोत्साहित करो। एंड मी, मत भूलो कि आपके स्थल कहानियां कहनी चाहिए आपके कर्मियों और आपकी कंपनी के बारे में। MOHALLON का निर्माण। हमारे पालो अल्टो के ऑफिस शायद किसी और आइडियो स्पेस से ज्यादा मैगजीन्स के द्वारा तस्वीर ली गई हैं। उड़ान के सफर टू महान है, लेकिन कंपनी जो इनोवेशन को समर्थन देने वाले स्थलों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है, वे जमीन के नजदीक हैं। मोहल्लों और व्यक्तिगत स्पर्श। ऊपर से उड़ान में गीली हुई रंगीन छतियन और राष्ट्रीय झंडा होता है, पूरी तरह से बिना स्नोबोर्डर के स्नोबोर्ड के एक वापस। और कोने में एक विद्रोहक पायरेट फ्लैग भी दिखाई देता है। जमीन के स्टार पर विस्कर युक्ताओं के रूप में प्रयोग करने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बीडेड कर्टन्स या क्रिसमस ट्री लाइट्स के लेकर अन पर प्रभावित कर दिया गया है। मुख्य पाथ आइडियो के म्यूरल्स और प्रोजेक्ट डिस्प्लेस के पर होता है, एक दीवार जो हमारी मेडिकल प्रोजेक्ट को दारुसार करने के लिए प्रदर्शन करती है, जिसमें बर्न विक्टिम्स के लिए ह्यूमन स्किन को अधिक प्रशंसनीय रूप से बढ़ने का कार्य किया गया था, और GM ह्यूज चार्जिंग स्टेशन जो जनरल मोटर्स EV1 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आज भी इस्तेमाल होता है। हम विचार मोहल्लों और समुदाय की महत्वपूर्णता में विश्वास रखते हैं। कोशिश करो कि ऐसे स्पेसेस बनाया जाए जो कर्मचारियों को आकर्षित करें और उनके बीच इंटरेक्शन को प्रोत्साहित करें। हमारे स्पेसेस, उदाहरण के लिए, इस तरह से विकसित किए गए हैं कि एक मध्याह्न असामान्य टेबल टीम या 4 टीम मेंबर्स के लिए एक पार्क की तरह काम करता है। इन टेबल्स पर प्रोटोटाइप्स, स्केचेस या ब्लूप्रिंट्स भीड़ होती है, और यदि कर्मचारी बड़े हो रहे हैं तो उनके पाम VS या सेल फोन्स अक्सर इशारा करते हैं कि वे पास हैं। जो भी उस पार्क के पास रहकर देख सकते हैं कि उनके पड़ोसी घर पर हैं, लेकिन वे भी परिधि पर स्वच्छ लेक्सन बार्न डोर्स को बंद कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ प्राइवेट काम पर काम करने की आवश्यकता हो। ये एक अच्छा समुदाय और व्यक्तिगतता का मिश्रण है जो अक्सर एक पर्दे से अलग व्यावसायिक कार्यालयों के अलग होने के बिना प्राप्त होता है। हमारे पालो अल्टो के ऑफिस मोहल्लों और समुदायों को साधकों तक बहने देने का अच्छा उदाहरण है। हमने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक 2 ब्लॉक नीचे एक छोटा ऑफिस में शुरुआत की थी। फ्लैट हमारे पास यहाँ वहाँ 160 कर्मचारी को निवास कराने वाले 27 ऑफिस हैं, जो एक 2 ब्लॉक के अंदर है। आइडियो के पास यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ऑफिस हैं। हमारे पालो अल्टो के कर्मचारियों को एक ही इमारतें में नहीं जम करने का कारण है। छोटे ऑफिस हमारे स्टूडियो टीम्स को अपने स्थल पर अपना प्रभाव डालने में आसान कर देते हैं। प्रत्येक इमारत के चरित्र और व्यक्तित्व ने उनके कर्मचारियों और उनके विशेषगत मिश्रण के कार्यों को प्रदर्शित किया है। हाई स्ट्रीट के पुष्ट सुंदर पेड़ों के साथ पालो अल्टो के माहौल और हमारे कर्मचारी स्थली गुनगुनाती है। जब हम सैंडविच या कैपेचिनो के लिए बाहर निकलते हैं तो हम एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कुछ छोटे डालों के बाहर एक समूह बांटे हैं। आइडियो एक महाविद्यालय कैंपस की एक छोटी सी प्रतिकृति है, जहां समस्यापूर्ण मिलन की भी अवसर और अलगाग लक्ष्य की सहजता है। क्योंकि हमारे अधिकांश स्पेसेस के अंदर भीतर की हॉल नहीं होती, हाई स्ट्रीट को आइडियो के हॉलवेज कहा गया है, जहां अत्यधिक इंटरैक्शन होता है। हम एक कैंपस की घूमने की सड़क को एक इनोवेशन अवसर में बदलने की ओर देख रहे हैं।
स्वीडिश टेलीफोनी वाले एरिक्सन ने अपने लंदन हेडक्वार्टर्स में कम्युनिकेशन ऑन द गो के आई इस विचार को मुख्य स्थल पर रखा है। एक एब्स्ट्रैक्ट मंकीला सीधी मंग के फ्लोस को जोड़ती है, जिससे कंपनी के हैंडसेट वाले कर्मचारी मिलने के लिए बहुत जगह मिलती है। दरअसल कंपनी कहते हैं कि बिल्डिंग का मुख्य विचार लोगों के बीच की मीटिंग के लिए स्वाभाविक आधार बढ़ाना है। लेकिन इतने बड़े आर्किटेक्चरल जेस्चर के बावजूद भी इनोवेशन को बढ़ने में नेबरहुड्स का व्यक्तिगत स्वभाव महत्वपूर्ण है। आइडियो में लोग अपने ऑफिस के स्पेस को उनके द्वारा काम किए गए प्रोटोटाइप्स, खोज शिल्प और चतुर यांत्रिक खिलौनों से मनाते हैं। मेरा एक पसंदीदा कोने का बिग शॉप जैसा दिखता है। वाहन एक ऐसे हेलमेट के प्रोटोटाइप्स की एक हट रैक, एक हेवी मेटल बॉल के साथ प्लाईवुड पेंडुलम, एक आश्चर्यजनक हल्का कार्बन रेसिंग व्हील और एक कठोर स्टील का फोल्डिंग बाइक लॉक होता है। करीब हर कोने पर मोबाइल स्टील मेट्रो शेल्व्स फोम के प्रोटोटाइप्स या पार्ट से भरी होती हैं। अगर किसी के पास कोई शौक या रुचि है तो आप उनके ऑफिस में यूज देखेंगे, यानी कि सेल फोन कलेक्शन से लेकर बेहद खराब डिजाइन के खिलौनों तक का मिशमैश। ऐसे कुछ अजीब चीजों के लिए IDEO या रोबी स्टैंसल एक स्टायरोफोम ड्रेस शॉप मॉडल के सिर को स्टोर करने और उनके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि एक साइबर पंक बाल कटू। वाहन भी कई ऐसे अचानक से विचार, अनेक छेड़ और खिड़की स्लिट हैं जो अशोचन दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायता करती हैं और छुटकुले की प्रतिदृष्टि प्रदान करती हैं। अपने ऑफिस में देखिए, क्या कर्मचारियों के लिए अचानक से होने वाली मीटिंग के लिए जगह है? क्या वहां खुला और निजी की सुविधा के अच्छे मिश्रण है? और उसी तरह महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों को अपने कार्य और रुचि को अपने स्थल में मनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको ये पता नहीं चल सकता कि आप किस नेबरहुड से किस नेबरहुड में जा रहे हैं, तो शायद आपके पास नेबरहुड्स नहीं है। विचार प्रोजेक्ट विचार VYAKTIGAT। दरअसल हमारे ऑफिस के माध्यम से आने वाले व्यक्ति हमेशा हमारे ऑफिसेस के कुछ बिगहराव देखते हैं, लेकिन हमारे इनोवेशन के क्षेत्र के रूप और रंग, अभिज्ञान और खिलौने नहीं हैं। कई हिप युवा इंटरनेट कंपनी तो बिल्कुल समवृक्ष नहीं है। हमारे ऑफिस काम करने का प्रयास करने वाले लोगों की राय के प्रति दृष्टिकोण रखने का कारण है। उद्यम की चाबियों में से एक उदाहरण के रूप में हमारे स्टूडियो के शीर्षक अधिकारियों ने अक्सर अपने स्थल के सामान्य रूप का निर्माण किया है और फिर टीम मेंबर्स को अपनी सुझाव के अनुसार अपनी चिंकियां बनना देने की अनुमति दी है, जबकि आइडियोर को अपनी व्यक्तिगत पहचान का स्केच बनाना की प्रोत्साहन दिया जाता है। तो हम तेल पेंट के बजाय पानी के रंगों को पसंद करते हैं। ऑफिस पार्टीशन, फाइल्स और डेस्क से लेकर सब कुछ आसानी से हिला सकते हैं। हमने शक्ति और संचरण की जलों का जाल जमा करके उन्हें सुझाव दिया है। जब एक टीम मेंबर बदल जाता है तो उसके लिए अपने नए स्थल तक पहुंचने में, इसे अलग करके और अपना सामान ले जाने में कठिनाई नहीं होती है। हमने श्रिंक रैपिंग प्रणाली को भी ऐसे बना दिया है कि आप शेल्फ से चिट्ठन निकाल कर उन्हें रोल करने के लिए यूज नहीं करना पड़ता। स्पेस टीम और कार्य है। अगर एक सदस्य किसी और प्रोजेक्ट पर कूदने चाहता है तो यूज जल्दी से दूसरे बिल्डिंग या ऑफिस में उतरने की अनुमति होनी चाहिए। स्पेस को कैसे व्यवस्थित और लचीला रख सकते हैं? एक तरीका ये है कि आप अपने स्पेस और अपने आप को अधिक महत्व देने की कोशिश ना करें। ऐसे ही आइडियोर अपनी सफलता या स्थिति पर एक पारंपरिक खिड़की वाले ऑफिस नहीं कमाते हैं। हमारी संस्कृति अनुवाद या स्पेस किसी की भी स्थिति या स्पेस को पवित्र नहीं मानती है। कितनी अद्भुत हो सकती है! एक स्टूडियो अध्यक्ष ने एक छुट्टी पर जाकर अपना ऑफिस को एक पॉप का ढांचा बनाने से मिलने पर अपने ऑफिस को गुठा हुआ पाया। एक हवाई पर छुट्टी पर जाकर अपने ऑफिस और फाइल्स को एक रूजवुड डेक पर बैठे पाया, जिसमें बियर कूलर, पैटियो टेबल और प्लास्टिक पिंक फ्लेमिंगो शामिल थे। और एक व्यवस्थापन वॉशरूम में परिवर्तित पाया, जिसमें एक लिनोलियम फ्लोर, शावर कर्टन और एक टॉयलेट था, जहां पे उसके ऑफिस चेयर होता था। यह थोड़ा कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन उस कंपनी के लोग जो अपने स्टाफ की रचनात्मकता पर निर्भर करते हैं, उन्हें स्पेस के मामले में स्वतंत्र अनुमति देते हैं। पिक्सा पार, एक कर्मचारी का पोस्ट एक टिकी हट की तरह दिखता है, जिसमें बम्बू का दरवाजा और चाट होती है। एक दूसरा एक बच्चे की छत पर
जिसमें बड़े से बड़े भारपेट खिलौने और बंक बेड होते हैं। बिजनेस ऐसे खिलपलेपन को क्यों प्रोत्साहन देते हैं? वैसे पिक्सेस का अधिकृत स्वतंत्र रूप से स्पेस पर अपने कुछ बहुत सजीव ब्लॉकबस्टर्स बनाने में मदद करती है। उनके पहले 3 फीचर फिल्म्स टॉय स्टोरी, अ बग्स लाइफ और टॉय स्टोरी 2 बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से अधिक कमाने में सहायता किए हैं, और इसमें सभी खिलौनों और लाइसेंसिंग डील्स को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मैं पहले भी यह कहूंगा कि अधिकांश कंपनी रचनात्मक स्पेस और इनोवेशन के बीच का संबंध नहीं देखते हैं। हम हाल ही एक ब्रिटिश टेलीविजन शो पार्द, जो डेविड्स के ऑफिस और एक पारंपरिक फॉर्च्यून 500 सीईओ के ऑफिस के बीच बदलते हुए दिखा रहा था। यह अंतर प्रशंसनीय था और दो अलग अलग संगठनों के बीच के सांस्कृतिक अंतर को प्रकाशित करता था, जो उनके शारीरिक स्थलों के रूप में व्यक्त हुए। आइडियो में कभी भी सफाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन सभी बेगहराव पागलपन नहीं होता। जब डेविड किसी यातायात को एक अनुकरण देने की कोशिश करता है, तो वह एक अच्छी तरह से तैयार किया गया पपटियर की तरह होता है कि सभी उपकरण हाथों के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। बनाने के CHAUKE यहाँ बना देने के चौके का इंतजार है। वह आपके कंपनी के स्पेस का टूल बॉक्स का एक हिस्सा बन जाते हैं। यदि आपके ऑफिस के बड़े बेगहराव सरल द्रव्य कर्मचारियों को प्रकृति में प्रेरित कर सकते हैं और आपके ऑफिस के माध्यम से रचनात्मक चीज बन सकते हैं। हमारे ऑफिस में पाए जाने वाले इस प्रकार के मिल्क क्रेट के आकार के फोम क्यूब्स हैं। यहाँ तक कि डगलस डेटन, जो हमारे बोस्टन ऑफिस के प्रमुख हैं, एक पुराने जीवन में अकुस्तिक शास्त्र में कुछ सलाहकारता थे। आइडियो के ब्रांड न्यू बॉस्टन ऑफिस में शोर मचाने वाले गर्मी की और हवा कंडीशनर के कर्मचारियों के शोर को दबाने के लिए उन्होंने स्थलीय कंपनी से लगभग 15 इंच ऊंची सोफे फोम क्यूब्स बनाने की व्यवस्था कराई थी। उसने सिर्फ फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं सोचा था। बिल्डिंग का एकों बाहर एक ज्योमेट्रिकल क्यूब स्कल्पचर है जो आइडियो के 4 स्क्वायर लोगों को दुरुस्त करती है। थोड़ा सा ग्लू और पियानो वायर का इस्तेमाल करके डगलस ने अपने 30 कुशनी क्यूब्स को अपने डेस्क के ऊपर एक एकूस्टिक क्लाउड बनाया जो स्कल्पचर को कॉपी करता था। सिंपल फोम क्यूब्स काम के स्थल के खेलने और वर्सेटाइल होने में मददगार हो सकते हैं। क्यूब्स कंटेजियस थे। उसने 300 और खरीद लिए, जिन्हें पहले से ही क्लाउड बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्दी हाई एंड क्यूब्स को ऑफिस में घुसे दिया गया, जो कि मेकशिफ्ट चेयर्स, टेबल्स और रूम डिवाइडर्स बन गए। और फिर 300 और क्यूब्स जल्दी ही घुसे गए। जल्दी हाई ऑफिस में चले एक से ज्यादा अटे, जहां सिर्फ 40 लोग थे। क्यूब्स इम्प्रॉम्प्टू कॉन्फ्रेंस रूम पार्टीशंस के लिए अच्छे हैं, उन्हें दीवारों के पास लगा दीजिए, और विजिटिंग बच्चों के लिए शानदार एंटरटेनमेंट है। और ये एक साफ मिसाल है कि कैसे क्रिएटिव स्पेस आपके क्रिएटिविटी इंजन को फीड कर सकता है। क्यूब्स को एक ओटिस के लिए एलिवेटर प्रोटोटाइप बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया के सबसे बड़े एलिवेटर मैन्युफैक्चरर है। बॉस्टन ऑफिस ने क्यूब्स को स्टैक किया एलिवेटर के अंदर की फीलिंग क्रिएट करने के लिए आप उसमें वॉक कर सकते थे। इससे ये टेस्ट करने में मदद मिलती है कि लोडिंग और अनलोडिंग कितना समय लगता है, और ये काफी मजा आया। AVASARTHAN से प्रेरणा स्पेस प्रॉब्लम से इनोवेशन को प्रेरित किया जा सकता है। 700 हाई स्ट्रीट की हाई सीलिंग्ड और सनलाइट ऑफिसेज, उदाहरणार्थ, एक आनंद और एक चैलेंज दोनों ही। रोशनी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर बहुत अधिक चमक बना देती है। पुराने दिनों में अधिकांश कंपनीज इस समस्या को इग्नोर करती या फिर एक भारी समाधान लगाती। इसके बजाय हमने एक कंटेस्ट आयोजित किया, देखा जा सकता है कौन आइडिया रोशनी को डिफ्यूजिंग करने के लिए सबसे अच्छा है। एक डिजाइनर ने एक होम इम्प्रूवमेंट स्टोर जाकर पीवीसी ट्यूबिंग से सफेद आर्चर्स बनाकर समाधान निकला, जिसे गैल्वेनाइज्ड प्लम्बिंग फिक्सचर्स से जगह पर रखा गया था और विंडो स्क्रीन से ढका गया था। इसके जीतने वाले को एक शानदार इटालियन डेस्क लैंप मिला, लेकिन लोगों की चॉइस का समाधान था एक साधारण, कम खर्च वाला और आर्ग्यूएबली अधिक आकर्षक समाधान, ओवरसाइज ग्रीन मार्केट एम्ब्रेलास, जो सीलिंग से साइकेडेलिक मशरूम्स की तरह उगा हुआ था। स्पेस एक रिसोर्स और एक फन का स्थल हो सकता है। लोगों को अपने स्पेस प्रॉब्लम्स का समाधान खुद निकलने के लिए प्रोत्साहन है, और आपको पता नहीं चलेगा कि वाह परिणाम कैसे है।
अपने स्पेस को प्रोटोटाइप BANAIYE स्पेस अपने बेस्ट पर प्रेरणा और हंसीबान होती है। हमारे बोस्टन के ऑफिसेज के फोम क्यूब्स का इस्तेमाल एक प्रोसेस और खेल दोनों बन गया। कुछ हाई फोम्स एलिवेटर पर चढ़कर उतरने के बाद लोग खुश थे। फन और वक्त का एक साथ मिलाप उत्साहित किया। लेकिन हमारे फोम एलिवेटर का निर्माण और टेस्ट कहीं भी हमारे सबसे बड़े स्पेस और प्रोसेस के अभिप्रायों से कहीं नहीं था। हमें प्रोटोटाइपिंग के लिए छू सकने वाली चीजें बनाने की प्रशिक्षण मिली है, पर हमें समझ में आता है कि कुछ चीजें बहुत बड़ी होती हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए। लेकिन बोस्टन में हमने इस लॉजिक को इग्नोर कर दिया। हमने एक संपूर्ण एमट्रैक ट्रेन कार का 9 फुट ऊंचा और बिट कर प्रोटोटाइप बनाया और इसे ऑफिस में लाया गया। हमारे एमट्रैक डिजाइन टीम ने कार में काम करना शुरू किया। यहाँ ही प्रोजेक्ट रहता था। यहाँ हाई टीम मेंबर्स अपने बनाए गए अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे थे। आप इस कार के आसपास चले बिना नहीं जा सकते थे। यहाँ पे 3 या 4 लोग घूम रहे होते थे, स्केचिंग कर रहे होते थे, बैठकर सवाल कर रहे होते थे। स्पेस अनुभव करने के लिए बुलाने वाला था। कुछ घंटे में हम नए स्पॉटलाइट्स लगा सकते थे या एम्बियंट लाइटिंग चेक कर सकते थे। हमारे कैफेटेरिया, कॉन्फ्रेंस रूम और मशीन शॉप के बगल में स्थित ट्रेन कार आइडियो में घूमने का स्थल बन गया। लोगों ने कार में मीटिंग्स रखी या लैपटॉप पर काम किया। यह ट्रेन एक ऐसा स्टेज बना दिया जहां ऐसे नाटक संभव हुए जो हमने कभी नहीं सोचा था। हमने इसे एक बिस्ट्रो कैफ कार और एक पैसेंजर कार का मॉकअप में बता दिया। एमट्रैक ने कई कंडक्टर्स, सर्विस अटेंडेंट्स और मैनेजर्स को लाया और कभी कभी इस स्ट्रक्चर के आसपास 20 से अधिक लोग घूम रहे होते थे। हमारा अपना खिलौना। क्योंकि लगभग सब कुछ फोम कोर में बना होता था, हम अधिकांश सुझावों का एक मॉडल अक्सर उसी दिन शाम को बना लेते थे। एमट्रैक कभी कभी डिजाइन पर बाय ऑफ पा सकते थे कि इंटरनल ऑडियंसेस को कार में घूमकर। ट्रेन प्रोटोटाइपिंग, स्पेस, प्रोसेस, फर्नीचर, फन और एक बातचीत का सब कुछ था, और एक कमाल का बातचीत पीस। आज आप रियल चिट्स को एमट्रैक के असेला एक्सप्रेस सर्विस के साथ बोस्टन से वॉशिंगटन वाया न्यूयॉर्क के बीच में अनुभव कर सकते हैं। स्पेस प्रोजेक्ट्स आपके कर्मचारियों को अपने ऑफिस, काम और खेल के विचार को बढ़ने का एक महान अवसर देते हैं। सोचिए, क्या आप अपनी कंपनीज वर्क एनवायरनमेंट में प्रोटोटाइप्स या प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस को इंटीग्रेट करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? एक टीम आइकॉन BANAIYE एमट्रैक ट्रेन कार बॉस्टन ऑफिस के लिए कुछ महीने तक एक प्रकार की इनोवेशन की आइकॉन के रूप में काम किया। लेकिन हमेशा संभव नहीं होता कि किसी प्रोजेक्ट के एक हिस्से को प्रेरणादायक स्पेस में बदल दिया जा सके। सबसे अच्छी टीम्स और स्टूडियोज वर्कप्लेस को प्रेरित करने वाले आइकन्स की खोज करने का प्रयास करती हैं। आइकॉन के साथ जितनी अद्भुतता और सहयोग जोड़ सकते हैं, उतना ही अच्छा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण आइडियो आइकॉन जो एक खोज के रूप में शुरू हुआ था, आज एक बेहद प्रभावित आइकॉन बन गया है। एक नौजवान आइडियो ग्रुप, जो स्पंक्स के नाम से जाना जाता है, ने अपने स्पेस के लिए एक मस्ती भरी टीम बिल्डिंग आइडिया तैयार किया, जैसा कि स्टीव जॉब्स ने बर्नली 1 के ऊपर झंडा फहराया था, मैकिन्टॉश डेवलपमेंट टीम के टेरिटरी को मार्क करने के लिए। स्पंक्स ने एक बस किराया ली और एक बड़े जज्बात के साथ टॉम्पसन्स एविएशन लाइब्रेरी, एल मोंटे, कैलिफोर्निया में गए, जो लॉस एंजलिस के पासंधार रेगिस्तान में स्थित हवाई जहाज़ों का कब्रिस्तान था। टॉम्पसन्स के बिजनेस का अधिकांश हिस्सा हॉलीवुड के फिल्मों के लिए क्रैश की गई हवाई जहाज़ों की किराया देने में होता था, और आइडियो के समूह ने हवाई जहाज़ों के महान रेलिक्स के आसपास घूमने में मजा आया। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो 20 फुट से कम लंबा हो, और उन्होंने अपने सपनों के अनुसार एक विंटेज के पंख को पाया, वही प्रकार का विमान जो 1937 के फिल्म लॉस्ट होराइजन में रोनाल्ड कोलमन को शंग्रीला पहुंचाया था। आइडियो के पास वापस आने के बाद बहुत सारी वीकेंड्स पॉलिशिंग और बफिंग में बित गए। इस पंख ने एक काफी हटकर रूम डिवाइडर के लिए काम किया, लेकिन इसका सबसे अनोखा इस्तेमाल बाद में आया। जब पीटर स्किलमैन, खोज के महासभापति, 660 हाई स्ट्रीट पर डेनिस बॉयल स्टूडियो में शामिल हुए, तो उन्हें पता था कि पंख को एक मुख्य स्थल पर उड़ना चाहिए। उन्होंने स्टूडियो के छोटे किचन के साथ जुड़ी लोकप्रिय कॉन्फ्रेंस टेबल को चुना और हमारे मॉडल शॉप से एक फुल स्केल फोम कोर और लकड़ी का नकली बनवाने के लिए कहा।
आपको पंख को प्रोटोटाइपिंग करना था। आप देख सकते हैं, असली पंख को केबल के साथ छत से लटका कर टेस्ट करना था कि असली पंख द्वारा जिस प्रकार के दबाव लग सकते हैं। स्पेस का एक अभ्यास काम और खेल दोनों में बदल गया और इसका परिणाम एक प्रभावित उड़ने वाला पंख ऐप स्टूडियो को प्रेरित करने के लिए एक अद्भुत उपमा है। टीम आइकॉन बड़ा होना जरूरी नहीं है, ये एक छोटा सा चीज भी हो सकती है, या और अधिक व्यापक रूप से कहा जाए कई छोटी छोटी चीजें। ऑक्सो इंटरनेशनल, जो अपने ओवरसाइज्ड गुड ग्रिप्स किचन गैजेट्स के लिए प्रसिद्ध है, स्वाभाविक रूप से चाहती है कि लोगों को सभी आकार और आकृतियों के लोगों को उसके उत्पादों को कैसे पकड़ते हैं। एक दिन न्यूयॉर्क में एलेक्स ली, कंपनी के प्रेसिडेंट, ने साइडवॉक पर छोड़ दी गई कुछ वेश्याने के ग्लव्स को नोटिस किया। इन छोटे छोटे फाउंड आर्ट के टुकड़ों से प्रभावित उन्होंने अपने स्टाफ से ग्लव्स जमा करने को शुरू करने के लिए कहा। आज कंपनी के पास एक अस्वीकार्य जनजाति है। ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए एक अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर नहीं है। ग्लव्स ऑक्सो के उत्पादों को फिट करना चाहिए और इस कंपनी की मिशन का एक जीवित सास बहुचिन्ह प्रदान करती है। क्या आप एक नई टीम लॉन्च कर रहे हैं? शायद किसी ऐसे आर्टिफैक्ट हो जो इसे प्रेरित कर सकता है, या कुछ ऐसा चीज हो जो आप अपने ऑफिस के लिए असली या अडैप्ट कर सकते हो। अपने स्पेस को एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करें और आपको आश्चर्य होगा कि लोग अपने काम के स्थल में कितना मजा लेते हैं और कितनी गौरव महसूस करते हैं। अपने SHAREER की भाषा देखें। जब आपका ऑफिस स्पेस शुरू होने लगता है तो ये एक अच्छा समय होता है आप अपनी शरीर की भाषा पर ध्यान देने का। फ्रैंकलिन बेकर और फ्रिट्ज स्टील अपनी किताब वर्कप्लेस बाय डिजाइन में एक कंपनी के ऑफिस स्पेस DVR प्रतिपादित फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की शरीर की भाषा के रूप में बताते हैं। लेकिन जैसे हम अपनी व्यक्तिगत अनुभव से जानते हैं, शब्दों और शरीर की भाषा हमेशा सहमत नहीं होती। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की शरीर की भाषा क्या कह रही है? कर्मचारियों, क्लाइंट्स और विजिटर्स को क्या आपकी कंपनी हायरार्की के संकेत भेजती है, या यह व्यवस्था वर्चुअली समवेक है? क्या यह संकेत समृद्धि के संकेत है या फेड हुई महिमा? एरिक्सन, उदाहरणार्थ, अपने नए लंदन ऑफिस और कंपनी की प्रगति के एटीट्यूड के बीच एक कनेक्शन देखती है। क्या आपकी कंपनी सही संकेत भेज रही है या यह उसके कॉर्पोरेट पॉलिसी से विरोध कर रही है? बेकर और स्टील का कहना है कि एक RD सेंटर रिजिड तरीके से लेआउट की गई और आसानी से नुकसान हो सकने वाले सर्फेसेस का इस्तेमाल करने के जैसे है, जैसे कि एक प्रेमिक क्रॉसवर्ड पजल काट कर बोर आवाज में आई लव यू बोल रहा है। आपकी कंपनी की शरीर की भाषा को देखें। ये आपको बोल रही है, चाहे आपने सुना हो या नहीं। मैं एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कई ऐसे ऑफिसेस को देखा है जो उलझे संकेत भेजते हैं। अभी कुछ समय पहले तक विंडो ऑफिस, अखरोट की मेज और लेदर की कुर्सी सैलरी के साथ एक साथ एग्जीक्यूटिव स्टेटस को दुरुस्त करने में लगभग इतनी ही महत्वपूर्ण थी। इस गजर और डंडे मॉडल में सिर्फ चैंपियंस लेदर और वुड कमाते थे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कई लोग इस काम के मॉडल के खिलाफ आते हैं। मैं अभी भी याद रखता हूं जब मैं एक बड़े अकाउंटिंग फर्म के कंसल्टिंग डिवीजन में इंटरव्यू देने गया था। मजेदार लोग, प्रतिष्ठित फर्म, सामान्य वेतन, सब काफी अच्छा दिख रहा था जब तक मैंने नए एसोसिएट के रूप में अपने ऑफिस स्पेस को देखने के लिए कहा। पहली बात तो मेरा सिंपल सवाल स्पेस के बारे में, जिंदगी के बारे में साफ कर दिया। अचानक मैंने सुना कि आप इतना अधिक यात्रा करते हैं कि आपको असली में एक डेस्क की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पहले सुना था। दूसरी बात, मैंने नए एसोसिएट को कितना महत्व देते हैं, ये मुझे साफ संकेत मिल गया। मेन तो ना हाई एक डेस्क मिला, ना हाई एक फाइलिंग कैबिनेट और ना ही एक ड्रॉअर। मेरे फाइल्स और चीजें कहाँ रखी जाएगी? मैं एक ग्रे शीट मेटल यूटिलिटी शेल्फ का साझा धरण करूंगा, जिसमें दूसरे एसोसिएट के साथ मेरा हिस्सा सिर्फ एक मास्किंग टेप के टुकड़े पर लिखा गया होगा। शायद ये थोड़ा असरकारक नहीं था कि मैंने ग्रे यूटिलिटी शेल्फ के एक हिस्से के कारण नौकरी के ऑफर को पार्शली माना किया, लेकिन ये स्पेस ने फर्म की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया था और मुझे ये सोचने में आशंका होती है कि कितने सालों से टैलेंट को खत्म कर दिया गया क्योंकि ऑफिस की शरीर की भाषा कहती है नए एसोसिएट महत्वपूर्ण नहीं होते।
जब आप स्पेस BANATE हैं या फिर अपने स्पेस को अपडेट करते हैं तो एक आसान लेकिन अक्सर मुश्किल लक्ष्य याद रखना महत्वपूर्ण है। इसे साधारण बनाए रखें। व्यवस्था के शारीरिक स्थल को बदलने का एक बड़ा मामला है और कंपनीज ऑफिस स्पेस के नए अप्रोच के साथ उतनी ही उत्तेजना और बहलने के लिए हो सकती हैं जितनी कि नए मैनेजमेंट ट्रेंड्स के साथ होती हैं। इसीलिए यह मदद करती है कि अपने काम के स्थल पर अपना यूनिक स्टैंप लगाने से पहले ऑफिस स्पेस की इतिहास और लेटेस्ट ट्रेंड्स का एक सेंस हो। ये एक ऐसा इनोवेशन का एक हिस्सा है जहां आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। हमने बहुत आगे की तरफ कदम बढ़ाया है। याद है वो अर्ली 20th सेंचुरी के तस्वीरें जहां लंबी लंबी लाइन इन टाइपिस्ट्स या क्लर्क्स की होती थी, जो मूवीज जैसे डेस्क सेट और द अपार्टमेंट में अमर हुई थी। एक समय था जब कंट्रोल और सुपरविजन ही संदेश द फैक्ट्री हाई मॉडल था। ताज़ा विचार और टीमवर्क प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। 1950 के एंड में यूनियन कार्बाइड्स के नए हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में स्पेस को स्टेटस के रूप में प्रतिकृति कर रहे थे। आने वाले सालों में यह बिल्डिंग एक समानता यानी कि फ्यूडल फिefdom के रूप में हो गई। जहां आप काम करते थे वही आप थे। कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने पर आपको अधिक स्पेस, लकड़ी के फर्नीचर, व्यापक दृष्टिकोण और सीनियर मैनेजमेंट के करीब होने का पुरस्कार मिलता था। कार्पेट और वॉलपेपर के दर्जे और रंग व्यक्तियों को अलग कर देते थे। सबसे छोटा विवरण भी आपके साथ छुपा सकता था। अगर आपका किनारा सही चीज से नहीं बना था तो शायद आप भी नहीं थे। ये आसान है कहना कि ये पुराने दिन थे, लेकिन कुछ नए विचार ऑफिस स्पेस में फैशन की तरह ट्रेंडी और अवयव प्रैक्टिकल हो सकते हैं। चैप्टर 8 आश्चर्य की ओर से उम्मीद करो। इतिहास सिखाता है कि नयापन केंद्रीय योजना के द्वारा नहीं होता है। अगर होता तो सिलिकॉन वैली मॉस्को के करीब होता, सैन फ्रांसिस्को के बजे नहीं। हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम करने से हमने एक ऐसा सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण तत्व सीखा है जिसे हर टीम या कंपनी को आश्चर्य की ओर से आने वाला चाहिए। चांसेस आपको अनुमान नहीं लगाए गए इनसाइट्स देते हैं। ये एक अच्छी मानी जाती सतह है कि आविष्कार और खोज रैंडम दुर्घटनाओं या विचारधाराओं से निकलकर अक्सर होती है। इस फिनोमेनन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप आश्चर्य की ओर से उम्मीद करके अपने संगठन के अंदर और बाहर से आने वाले चुनौतियों के लिए खुले मन से तैयार रहकर शुरुआत कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को नम्रता और ज्ञान के साथ समझो कि उत्तर आपको सबसे कम सूझता स्थल से मिल सकता है। हम इसको क्रॉस आइड और क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये काफी मुक्तिकर और शक्तिशाली है। अगर आप अनोखी जगहों से जवाब ढूंढने की उम्मीद रखते हैं तो इसका होने के ज्यादा चांसेस हैं। प्रकृति में हम जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन वृक्षों के ऊंचने किस्मों का निर्माण करने में मदद करती है। ये समा उत्पादों और सेवाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। एक प्रोजेक्ट को शुरू करके सोचो कि क्रॉस पॉलिनेशन आपको नयापन के लिए सहायता कर सकती है और आप तैयार होंगे नयापन के लिए आवश्यक रचनात्मक झटके लेने के लिए। जब हम नयापन प्रक्रिया के बीच हैं, मैं सोचता हूं कि एक प्रमाण पत्र जारी करना उचित है। हम सब कुछ नहीं जानते, ना ही आपके बॉस या CEO जानते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ कुछ मेरी अनुभव और दृष्टिकोण है कि किस तरह से इतिहास ने नयापन में सेरेंडिपिटी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आइए इस मूल समस्या के बारे में आप क्या कर सकते हैं। अनिर्वाचनीयता को संभालना। एक्रन के पास बड़े होकर मेरे पास ओहायो इतिहास के पाठ द जिसमें प्रॉक्टर और गैम्बल के सफ़ेद साबुन आइवरी के सफल होने की कहानी शामिल थी। ये एक भूल से शुरू हुई जब एक आम कर्मचारी लंच पर गया और भूलकर मिक्सिंग मशीन को चला कर गया जिसमें एक साबुन की बैच थी। जब वो लौट आया, मिक्स फोमिंग हो गया था और साबुन इतना हल्का था कि वो तैर रहा था। इत्तेफाक से नया फ्लोटिंग आइवरी व्यवहारिक और लोकप्रिय साबित हुआ, जो पीजी ने 99 और 44 107वें प्रतिशत पवित्र के रूप में बाजार लगाया। एक फैक्ट्री कर्मचारी ने साबुन की मिलावट करने का नया तरीका ढूंढा, लेकिन ये पीजी के मार्केटिंग ग्रुप ने मौका पकड़ने का अवसर लिया और इससे उन्होंने 20वीं सदी के एक सबसे सफल पैकेज्ड गुड्स बनाया। चांस ने विज्ञान, तकनीक और व्यवसाय के सभी प्रकार के ब्रेकथ्रूज में भूमिका निभाई है।
वेल्क्रो जब एक स्विस पर्वतयात्री एक हाइक से वापस आया तो वो कांटेदार कॉकलबर्स से ढका हुआ था। कुछ विचारशन उपकरण के नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रकृति के छोटे कांटे मिल गए जो गुजरने वाले जीवों के पंख या बालों में बैठने के लिए उपयुक्त थे। वाला! तुरंत हाई फ्रेंच वेल्क्रो के नकली कांटे और लूप्स बना रहे थे जो चिपक कर अलग होते हैं। लोगों ने दरअसल लिखित इतिहास की शुरुआत से ही कांटे की कठिनाइयों से परेशान थे। इसने एक व्यक्ति को जिसे उचित उपकरण तक पहुंचने की जिज्ञासा थी, चाहिए था ताकि वो इस विचार को एक नए ब्रेक थ्रू पदार्थ में बदल सके। एक लम्हा रुककर सोचो, क्या आप सामान्य रूप से जिज्ञासा से भरे व्यक्ति को प्रोएक्टिव तौर पर रख रहे हैं? अगर हाँ, तो उन्हें किस तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है ताकि वो आगे बढ़ सके? सैकरन को 1879 में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान साथी ने एक दिन अपने रोटी को अधिक मीठा पाया और सोचा कि कुछ लब से घर ले आया होगा। विशालतः उसने अपने लब में मौजूद हर चीज को चखने का काम किया और उसने ओ बेंजोइक सल्फामाइड सैकरिन जैसे किसी और नाम से मिल गया। चांस केवल तैयारा दिमाग को सुखड़ता है, लेकिन इस मामले में ये एक आदमी को जिसे अपने खोजने का श्रावणी था सुखड़ता था। अन्य बट्टी की ओर चलिए। सफल कंपनियों के पास छोटी हार या विलीनता को बड़े सफलता में बदलने की चुस्ती होती है। अनफॉर्चुनेटली उल्टा भी हो सकता है। हमारे क्लाइंट के उत्पादों के 20 साल देखने के बाद भी कभी कभी हम गलत घोड़े पर शर्त लगाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन सा उत्पाद उड़ान भरने वाला है, वो चुनना एक क्लासमेट को सफलता के लिए चुनने जैसा होता है। ऐसे उत्पाद हैं जिन पर मैंने सचमुच गलत गैस किया था, डायनाबुक और मोमेंटो। मैं अकेला नहीं था जो डायनाबुक लैपटॉप कंप्यूटर को जीतने वाला लग रहा था। ये एक हमारा सबसे सुलझी हुई पोर्टेबल डिजाइन था, एक काला कास्ट मैग्नीशियम कंप्यूटर जो समय के आगे दिख रहा था। डायनाबुक टेक्नोलॉजीज को क्लाइनर पर्किंस के ब्लू चिप वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने भी बैकिंग दी थी, जो सही चीज को समझने की एक उज्जवल प्रतिबद्धता रखते थे। लेकिन एक चीज थी जो डायनाबुक ने नहीं प्लान की थी, इंटेल के लिए एक नया चिप बनाने की। तब आया जब इंटेल 386 चिप्स उपलब्ध होने लगे तब डायनाबुक ने अपनी 286 मशीन को इंट्रोड्यूस किया। दुनिया में जितनी अच्छी दिखावा और अच्छी इंटीग्रेटेड विशेषताएं हो, लेकिन पुराना चिप नहीं ले जा सकता। इसी तरह मोमेंटो एक ऐसा कंपनी था जिसमें मैंने शुरुआत से हाई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। कैमरन एलाहीन के अध्यक्षित ये कंपनी इतिहास और पैसे दोनों के साथ दिख रही थी। कामरान का एक महान ट्रैक रिकॉर्ड था और उसके पास वेंचर कैपिटलिस्ट्स के साथ इतना स्वे था कि वो पैसे को तलवार के समान फेंक रहे थे। और कंपनी का मार्केटिंग कैंपेन भी स्मार्ट था। इसने मोमेंटो के पेन बेस्ड कंप्यूटर से लोगों के लिए क्या कर सकता है पर ध्यान दिया हमारे वर्ब्स नॉट नाउन्स अप्रोच के अनुसार, और इसने एक कैप्टिवेटिंग 1000 डेज टू ग्रेटनेस प्रोग्राम बनाया जिसे इंटरनल विकास टीम को मोटिवेट किया गया। मोमेंटो ने अपने उत्पाद की प्रकटीकरण के दिन केवल मार्केटिंग में लगभग $3 मिलियन खर्च किए ताकि दुनिया उसके उत्पाद की शुरुआत को देखे। हमने सिलिकॉन वैली में उम्मीद वाला पेन बेस्ड गिज्मो के AASPAAS काम कर लिया था, GRID पैड, पाम पैड, गो पेन पॉइंट मशीन और उसके स्पिन ऑफ EO के साथ। लेकिन मोमेंटो एक शक्तिशाली कंप्यूटर था और मुझे तो शुरुआत से ही उसमें सफलता की महक थी। विचारशील बतौर समारिका, शायद वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बड़ी उच्च CH रेजोल्यूशन टच स्क्रीन महंगा था, उसकी लिखित पहचान तब तक वहां नहीं थी। इतना तो मैं सत्यता से जानता हूं कि मोमेंटो सिलिकॉन वैली के इतिहास में एक महक की तरह बुझ गई। गुड टाइमिंग हर्ट NHI करता। साल गुजर के साथ मैंने कुछ पैटर्न्स नोटिस किए हैं। उत्पाद जो हिट होते हैं उन्हें अक्सर फीचर्स, प्राइस और वो अनोखा तथ्य जो कभी कभी प्राप्त होता है कि एक संतुलन का आनंद लेते हैं। और लाइटनिंग वो कुछ ऐसा होता है जो सरफेस पर एक साधारण उत्पाद लगता है। हमने ढेर सारे कंप्यूटर मॉनिटर्स डिजाइन किए हैं सालों तक, उदाहरण के लिए, लेकिन हमारा सबसे सफल मॉनिटर हमारा सबसे अधिक न्यूनतम मॉनिटर में से एक है। सिंपली सैमसंग सिंकमास्टर मॉनिटर्स को लाखों यूनिट्स में बेच दिया गया है, जो कि हमने किसी भी दूसरे मॉनिटर को डिजाइन किया है से ज्यादा।
शायद ये हमेशा हेडलाइंस में ना आए, लेकिन अच्छा डिज़ाइन एक अफोर्डेबली प्राइस पर बेचता है। कुछ उत्पादों को सही समय और साइज की अनुग्रह प्रतीत होती है। पोलरॉइड आईजोन कैमरा हमारा एक अधिक अम्बिष्ट प्रोजेक्ट था। हमने बच्चों के साथ विस्तार से उपकरण कार्यशीलों की अनुभव किए ताकि पता चले कि उन्हें क्या कूल लगता है। फिर भी मैं ये नहीं जानता था कि जापान में सफलता पाने वाले छोटे चित्रों के छिप के फोटो स्टिकर्स यूनाइटेड स्टेट्स में लोकप्रिय होंगे। फिर भी 1999 के आखिरी महीनों में ये अमेरिका में सबसे अधिक बेचने वाला कैमरा बन गया। क्यों? हाँ, पोलरॉइड कैमरास के लिए लंबा समय से मजबूत डिमांड थी, लेकिन बाजार को एक हिस्सा समस्या थी कि आपको एक काफ़ी भारी कैमरा की आवश्यकता होती थी, तकरीबन एक सामान्य साइज की प्रिंट बनाने के लिए। लेकिन ई-जोन छोटे चित्रों को प्रिंट करता है, इसलिए खुद कैमरा बच्चे के साइज का हो सकता है। और निकला कि छोटे चित्रों को प्रिंट करने का मौका बेहद अच्छा है। वो स्कूल लॉकर के अंदर या नोटबुक पर चिपकाने के लिए अधिकक्षम होते हैं। एक शब्दों में, आई-जोन ने इंस्टेंट आनंद को बड़े आकर के असली से बच्चों तक अनुवादित किया, जिनके लिए तुरंत आनंद जीवन का एक तरीका है। चलती चाकरी। जैसे ही हम अक्सर किसी उत्पाद की सफलता को नहीं पा सकते हैं, कंपनीज अक्सर नहीं समझ सकती कि किस फीचर या उपयोग को लोकप्रिय हो सकता है। इसी कारण से कंपनीज को देखना पड़ता है कि उपकरण के लिए लोगों ने क्या अजीब उपयोग सोचा है और उनका मार्केटिंग इसके अनुसार पुनर्गठन करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्लीनेक्स, उदाहरण के लिए, मुख्य रूप से एक चुनिंदा उत्पाद होने का उद्देश्य था, मुख्य रूप से एक इस्तेमाल और मुख साफ करने वाला था। सिर्फ तभी जब लोग कागज के रुमालों से अपनी नाक साफ करने लगे, तब किम्बर्ली क्लार्क कॉर्पोरेशन ने इसका पोटेंशियल देखा और इसका उत्पाद एक डिस्पोजेबल हैंकी के रूप में पुनर्गठन करने लगा। 2020 की हाइंडसाइट के फायदे के साथ हमें साफ है कि क्लीनेक्स किस बारे में है, लेकिन एक नया उत्पाद बाजार में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अक्सर लगभग असंभव होता है। ड्यूपॉन्ट ने पहले से हाई केवलर को रेडियल टायर्स में स्टील वायर को बदलने के लिए विकसित किया था, लेकिन विमान उद्योग ने इस अजीब तार को पहले ही उपयोग किया, पहचान कर लिया कि इसका हल्का और मजबूत होने से लाखों रुपए कम होंगे। पुलिस फोर्सेस ने देखा कि केवलर वेस्ट्स, जो केवल 3 पाउंड से कम का था, एक 357 मैग्नम गोली को रोक सकते थे, और यूएस आर्मी ने इसका सुरक्षित और हल्का वर्जन स्टील हेलमेट्स के लिए उपयोग में लिया। कनूज, कायाक्स और पावरबोट्स ने केवलर के साथ सवारी की, फिर रोप्स और केबल्स आए, और जल्द ही केवलर हर जगह था। नायलॉन से लेकर कार और मशीनरी होजर्स और बेल्ट्स में स्टील को बदल रहा था, काम करने वाले को आग से बचाने के लिए, और हल्का पैराशूट और विमान इजेक्ट सीट जैसे और भी अजीब उपयोगों तक पहुंच गया। एंड में केवलर टायर्स ने पकड़ ली थी, लेकिन ये आश्चर्यजनक मजबूत और प्रतिरोधक वास्तु तब प्रचलित नहीं हुई जब लोगों ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। जेल्को, जो हमें इटी बीटी बुक लाइट लाया था, ने एक रोप के साथ एक वाटर रेजिस्टेंट क्लॉक बनाया था जो आप शावर में लटक सकते हैं। उत्पाद एक आम बेच पर चला गया था जब एक दिन डिमांड असमान से उछाल गई। कंपनी को पता नहीं था कि अन पर क्या आया, जब किसी ने उन्हें बताया कि एक लोकप्रिय रैप बैंड एमटीवी पर दिखा, जो अपने गले में जेल्को के वॉल क्लॉक्स पहन रहे थे। डिमांड की बाधा उन्हें अचानक आया हो सकता है, लेकिन निम्बल एंटरप्रेन्योर नोएल जेलर ने उसी दिन फोन उठाया, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ने के लिए और अपने उत्पाद के लिए मार्केटिंग को पुनर्गठन करने के लिए। इसी तरह हश पपीज शू, जो 1958 में प्रस्तुत किया गया था, उसके बिक्री के अभाव के लिए ऑलमोस्ट बंद करने के लिए था। अचानक ग्रासरूट्स कंज्यूमर इंटरेस्ट के प्रेरणा से प्रेरित होकर हश पपीज फैशन इंडस्ट्री के प्यारे बन गए। न्यूयॉर्क सिटी के रीसेल शॉप्स में डिमांड में थे, हिप हॉप डांस क्लब्स में पहने जा रहे थे, और डिजाइनर रनवेज पर दिखाए जा रहे थे। वुल्वरीन वर्ल्डवाइड, जो शूज बनाता है, ने एक अग्रेसिव न्यू ब्रांडिंग प्रोग्राम के साथ इस मौके का उपयोग किया। 1996 में हश पपीज ने काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स से बेस्ट एक्सेसरी का पुरस्कार जीता। वुल्वरीन ने तब से रेखा लाभ दर्ज की और अब फुटवियर के सबसे बड़े यूएस निर्माता हैं। एक उत्पाद जो बंद होने के कागर पर था, उसका अचानक और आकांक्षा देने वाला पलटवार।
फैशन ट्रेंड्स के प्रति जागरूक होने ने इस कंपनी को इस आकांक्षा का फायदा उठाने में मदद की। CROSSEYED देखो। साल गुजर के साथ आइडियो ने ये सीखा है कि नए उत्पादों और सेवाओं के लिए विचारों का अधिकांश समय ऐसा पास से ही आते हैं। हमें इसका सहायता मिला है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, हाई टेक, मेडिकल, ऑफिस फर्नीचर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन और आर्किटेक्चर, सिर्फ कुछ के लिए। ये जीवन का एक तथ्य है। अगर आप अलग अलग उद्योगों में अधिक नए उत्पादों में हिस्सा लेते हैं तो आपकी नए उत्पादों की शब्दावली के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन की मौका भी बढ़ जाती है। लेकिन कोई भी कंपनी इस क्षेत्र का लाभ उठा सकती है। पहला कदम अपने हाई बैकयार्ड से परे देखना सीखना है। आइडियो में हम अक्सर सवालों से शुरुआत करते हैं। क्या कुछ हमारे लेटेस्ट इंटरनेट उपकरण में से किसी मेडिकल प्रोजेक्ट में ट्रांसफरेबल हो सकता है? क्या हम कुछ नए कंप्यूटर इंटरफेस आइडियाज़ को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट में काम में ले सकते हैं? मैं बहुत से थ्रिलिंग ब्रेनस्टॉर्म्स में था और जो मुझे हमेशा चौंका देती है वो ये है कि कितने अच्छे आइडियाज़ बड़े भेद से गुजर जाते हैं। हमारे नाइटलाइन शॉपिंग कार्ट कास्टर्स एक ऑफिस फर्नीचर प्रोटोटाइप से निकले थे और सैंड हिल चैलेंज सोप बॉक्स रेस के लिए पहले चक्री हाईटेक व्हीलचेयर से आई थी। जब आइडियोज बाहर से बाहर सोचने की बात करते हैं तब वो सिर्फ एक खास क्षेत्र में आमतौर पर किया जाने वाले कार्यों से परे नहीं हैं। हम अधिकांश समय विचार करने से शुरू करते हैं जो पूरी तरह से अलग श्रेणी क्षेत्रों के हो सकते हैं। चैप्टर 9 बैरियर जंपिंग। ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट पर यह होता है जहां हम काम करते हैं। आप देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं और फिर भी कभी कभी गिर जाते हैं। आप एक बैरियर से सामना कर रहे हैं। बैरियर हो सकती है बाहरी किसी नए उत्पाद या तकनीक के लिए सांस्कृतिक विरोध, या ये हो सकता है कि कुछ प्राचीन रिवाजों ने घुसे हैं। लोगों के उत्पादों को कैसे देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं अक्सर नए विचार को हती खाती देते हैं। कंपनीज इसमें अधिकतर गलती करते हैं। लोग क्या स्वीकार करेंगे या नकारेंगे, ये एक तेज गति से बदलने वाला लक्ष्य होता है और इसे और भी कठिन बनाने के लिए आपको आमतौर पर इससे कुछ साल पहले हाई प्रेडिक्ट करना होता है। अगर ये कमाई नहीं है तो यहाँ पेटेंट्स का पारंपरिक बैरियर होता है। पहला कदम यह है कि आप इन बैरियर्स को अनुमान और पहचान करें। इनोवेशन के लिए सबसे बड़ा बैरियर तो कंपनी का सोच है। हमने देखा है कि कुछ हमारे साथी किस तरह से अन बैरियर्स को पार करते हैं जो अक्सर बहुत उच्च होते हैं। हकीकतन में सबसे अच्छा रास्ता हमेशा है कि आप रुकावट को अवॉइड करें। हमने लोगों के साथ जो हमारे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं उनसे बनने वाले छोटे हाथ मिलने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा है कि सफलता अक्सर उसके रीति रिवाजों के स्पिरिट को अपनाने में होती है और हम ये जानते हैं कि चतुर समन्वित प्रयास किसी भी नाम से पुराना धर्म प्रचार अक्सर आपको उस रुकावट के ऊपर ले जा सकता है जब उसके चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है। रुकावटें अक्सर सबसे अच्छे इनोवेटर्स को भी चौंका देती हैं। वो आपकी कल्पना को एक जेल के समान बंद देती हैं। कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई डेविड ने सोचा कि लेटेस्ट इनोवेशन लोगों से ज़्यादा मांग रहा है। उसे एक नए मोबाइल कंप्यूटिंग इंटरफेस का व्यक्तिगत प्रदर्शन दिया जा रहा था। हाँ, वो प्रभावित थे, लेकिन उनका मानना था कि इस डिवाइस को लोकप्रिय होने में मुश्किल हो सकती है। लोग समय नहीं निकलेंगे कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डेविड ने कहा। किसी को क्यों सारी तरह से नए लिखने के लिए नए तरीके का सिखाना होगा? साल गुजर के दौरान डेविड को हजारों विचार और नए इनोवेशन को पिच किया गया है, वेयरेबल कंप्यूटर से लेकर सेल्फ क्लोजिंग टॉयलेट सीट्स तक। अगर किसी चीज को सीखना चाहिए तो वो ये है कि लोग किसी भी नए उत्पाद को स्वीकार करने के लिए आने वाली रुकावटें कभी भी कमजोर नहीं होती। इसलिए डेविड आइडियल व्यक्ति लग रहे दी इस नए इनोवेशन की सफलता को मूल्यांकन करने के लिए। उन्हें कंप्यूटर इंटरफेसेस का ज्ञान है और वो स्टैनफोर्ड में इस विषय पर एक कोर्स भी सिखाते हैं। आइडियो ने पहला कमर्शियल माउस बनाया था, कई ट्रैक बॉल्स, जॉयस्टिक्स और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, साथ ही कुछ ऐसे रेडिकल इनपुट डिवाइसेस भी बनाए थे जो कभी घर नहीं मिलते थे। लेकिन ग्राफिटी जैसे एक सिंपल शॉर्टहैंड उसके सीखने में लगे समय और मेहनत को कम कर देता था। और टेक्नोलॉजी सही हाथों में थी।
डेविड को ये पर्सनल प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति था जनवरी 1995 में कोई और नहीं, जेफ हॉकिंस, ग्रिड सिस्टम्स के वेटरन, जो ओरिजिनल लैपटॉप कंप्यूटर के निर्माता थे। और हॉकिंस ने मोबाइल दुनिया में काफ़ी हार देखी थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। डेविड सही थे कि हॉकिंस के सामने कुछ मुश्किल रुकावटें थी, और ये सिर्फ उसके नए इंटरफेस से थी। पिछले कुछ साल में शहरी डिजिटल सहायकों की अध्ययन करने पर आधारित अधिकांश प्रयास बेहाल चुके थे, जिनके साथ $1 अरब के कैपिटल भी गया था। लेकिन हॉकिंस के नए तकनीक की असली और दृष्टिगत मांग और कुछ समझदार पुल, जो मैं कुछ समय में बताऊंगा, ने पाल्म पायलट को एक बड़ी सफलता बनाया। हाँ, जेफ हॉकिंस और पाल्म पायलट के सिंड्रेला कहानी नियम के व्यतिरेक हैं। क्यों है व्यक्ति उत्पादों को स्वीकार करने के लिए ऐसी ऊंची सीमाएं कि क्या ऐसे भूमिकाओं को जो सीमित रूप से बुद्धि नियमित होती है एंटरप्रेन्योर्स जैसे हॉकिंस को स्वीकार करने की रुकावट का अंतःकरणिक अनुभव होता है, लेकिन अधिकांश लोगों को संकुचित रूप से प्रतिक्रिया देने और रुकावटों को पहचानने और उनका समाधान करने में थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका अच्छा स्थल बाहर देखना शुरू करने के लिए है। बॉर्डर की DEKHBHAL समुद्र और सांस्कृतिक विभाजन बड़े रुकावट हो सकते हैं। आश्चर्य ना हो कि कई हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे सेल फोन्स विभिन्न संस्कृतियों द्वारा प्रभावित हैं, अधिकतर इसलिए कि इनके साथ कोई इतिहास या परंपरा नहीं जुड़ी होती है। वर्तमान में लंबे इतिहास वाले उत्पादों जैसे हथियार, फर्नीचर या रसोई के उपकरण समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। कार्स और पर्सनल स्टेरियोज इंटरनेशनल रहते हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं है। वैक्यूम क्लीनर्स का उदाहरण लीजिए। फॉर इंस्टेंस, हमारा अनुसंधान ये पता लगा कि जापानीज कंज्यूमर्स अपने वैक्यूम क्लीनर्स को आवाज कम और शक्तिशाली से पसंद करते हैं, जैसे कि अमेरिकन वैक्यूम क्लीनर्स। जापानीज अपार्टमेंट्स और घर अमेरिकन के मुकाबले कई छोटे होते हैं और दीवारें पतली होती हैं। कुछ जापानीज शॉपर्स फजी लॉजिक फीचर्स के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, जो असल में उनके वैक्यूम क्लीनर्स की शक्ति को कम कर देते हैं अगर उन्हें महसूस होता है कि किसी फर्श पर ज्यादा गंदगी नहीं है। जापानीज कस्टमर्स अपने वैक्यूम क्लीनर्स की शोर को कम करने के लिए आवाज को कम करने के लिए अधिक भुगतान देने के लिए काफी तैयार हुए। अमेरिकन्स, ऑन द अदर हैंड, चाहते हैं कि उनकी वैक्यूम क्लीनर्स जोर से हो। हम शायद ऐसा नहीं मांगते हैं, लेकिन हम शोर को शक्तिशाली मोटर और अधिक सक्शन के साथ जोड़ते हैं। अगर आवाज नहीं आती तो काम नहीं कर रहा है, ये सोचने की सीमा है। हमारी रेक्लेम एम्परेज को हॉट रॉड मैगजीन्स की तरह हॉर्स पावर की तारीफ करते हैं। मोटर को धीमा करने वाला फीचर, वो मुझे क्यों चाहिए, आपको वो क्यों चाहिए। जब आप ये जान लेते हैं कि दो कंज्यूमर ग्रुप्स के मूल्यांकन के पीछे के इच्छाएं इतनी अलग हैं, तो आपको एक ग्लोबल वैक्यूम क्लीनर बनाने की कठिनाई को पहचानने में आसान होता है। संस्कृति से संस्कृति तक और उत्पाद से उत्पाद तक स्वीकार की सीमाएं बड़े अंतर करती हैं। कार में ड्रिंक कप होल्डर्स के बारे में सोचिए। कौन इन फायदों से विवाद कर सकता है? अपनी कार में कप होल्डर्स को जल्दी से जोड़कर लेक्सस और दूसरे ऑटोमेकर्स ने एक ऐसे छोटे लेकिन प्रमुख फीचर को अच्छी तरह से सीख लिया जो इतना अंतर बना सकता है। फिर भी कुछ यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स ने कप होल्डर्स को अपनाने में देर की। क्यों हो सकता है कि उनकी यूरोपियंस कम समय तक अपनी कार में बैठे रहते हैं, छोटी दूरियां तय करते हैं और ड्राइव थ्रू विंडो से बेवरेजेस कभी नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ यूरोपियन स्पोर्ट्स कार बनाने वालों की सोच का भी एक भाग था। कुछ समझते हैं कि उनकी कार्स इतनी आनंद से चलाने में है कि कोई व्यक्ति उनकी परफॉर्मेंस को या ड्राइविंग अनुभव को खराब करने की जानकारी करके अपनी कॉफी कप को हाथ में पकड़कर कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेगा। टेक्नोलॉजी का स्वीकरण भी उतना ही विलक्षण हो सकता है। कौन सोच सकता था 20 साल पहले की दुनिया में सबसे अधिक सेल फोन्स का संकेत फिनलैंड में होगा। इस छोटे उत्तर यूरोपीय देश के लिए कुछ ब्रिजेस पहला तो विश्व में प्रमुख सेल टेक्नोलॉजी होने के कमर्शियल और राष्ट्रीय उद्देश्यों थे। फिनलैंड में दुनिया के सबसे कम मोबाइल फोन के दाम हैं और दुनिया के पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस भी हैं। ये भी नहीं हनी करके कि फिनलैंड में संकेत शस्त्र का एक पुराना परंपरा है। सेंचुरी की शुरुआत में यहाँ पर 800 से अधिक लोकल फोन कंपनीज थे। लेकिन ऐसे भी तकनीक हैं जो सालों तक सोने पर सुहागा रहे हैं।
फिर एक दिन उनमें आग लग जाती है। फैक्स मशीन का उदाहरण लीजिए, जो शताब्दी की शुरुआत में इन्वेंट हुई थी, लेकिन इतनी समय तक प्रचुर नहीं हुई क्योंकि शुरुआत के फैक्सेस महंगे और एज डिपेंडेबल द उनके पास टेलीग्राफ से बेहतर शब्दों को शटल करने के लिए कुछ एडवांटेज थे। जापान में किसी पेशी इनोवेशन के लिए सांस्कृतिक प्रेरणा थी। टेलीग्राफ और दूसरे टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम्स जापानीज भाषा को आसानी से नहीं संभाल सकते थे। इसलिए जापानीज सरकार ने एक मैसिव रिसर्च प्रयास चालू किया और मैन्युफैक्चरर्स को एक कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये तो समझा में आया कि जापान डिजिटल फैक्सेस में दुनिया के एक प्रमुख नेता बन गया। क्लियरली, इनोवेशन के फैलाव पर अनेक कारण प्रभावित कर सकते हैं। खाद्य उद्योग प्रतीत विच्छेदों का भरपूर उदाहरण प्रदान करता है कि परंपरा बदलने के विरुद्ध कैसे काम नहीं कर सकती है। बेटी क्रॉकर का कहानी ले लीजिए, जब उन्होंने इंग्लैंड में अपने नरम केक्स को बेचने की कोशिश की। वो नहीं चले। इंग्लिश सूखने की खरीब केक और कुकीज पसंद करते हैं, अपनी चाय के साथ अक्सर अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें एक माखन, मुंह में घुलने वाला केक नहीं चाहिए था, या कंडेंस्ड सूप, जो कि भावना पर भी प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि कुछ ग्राहकों को लगता था कि वो दुगनी कीमत पर आधा माल ले रहे हैं। जापान में थिक अमेरिकन स्टाइल डिस्पोजेबल डायपर्स फ्लॉप हुए कि उनकी डायपर्स वहां पर अधिक बार बदले जाते हैं और स्टोरेज स्पेस बहुत कम होती है। आप सांस्कृतिक अंतर को सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते। हम परंपरा या व्यापक रूप से मनी गई मिथ्या को चाहे जितनी गलत समझें, अपनी खतरा की तरफ चलने पर खराब कर सकते हैं। अक्सर एक परसेप्शन के बाद रियलिटी ने एक मोड़ पर भी बदलते हुए सीधा रास्ता नहीं लिया। गो गार्ड्स का केस सोचिए। ज्यादा हो जाने से बचने के लिए कई रांचर्स महंगी स्टील कैटल गार्ड्स इंस्टॉल करते हैं जिनमें हूफ्स वाले जानवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब गो गार्ड से साथ देना सीन जाते हैं तो रांचर्स को क्या करना होता है? सिर्फ सड़क पर सफेद पेंट से रास्ता दिखा देना होता है। गाय अपनी दूरी बना लेते हैं। बेवकूफ गाय, आप सोच रहे होंगे। हकीकतन में लोग भी वैसा ही करते हैं। जिन्होंने 50 या 6 में पलड़ा किया, वो अक्सर अपने बर्तनों को धोकर धोने लगते हैं और उन्हें प्रैक्टिकली क्लीन डिशवॉशर में डाल देते हैं। लेकिन किचनएड के क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि ये परंपरा नए, अधिक प्रभावित मशीन्स द्वारा हो चुकी है। शिक्षा क्या है? अक्सर आपको रिचुअल्स या अंधविश्वास को दूर करने के लिए खास मेहनत करनी होती है। स्टबनली UNMETRIC लोगों या देशों के रूप में परिवर्तन और इनोवेशन का विरोध करने और समझने के लिए हमें अपने अपने दरवाजे तक जाना नहीं होता है। इतना ही है कि अब तक एकामंत्रित मात्रिक प्रणाली की ओर नहीं बदलने वाले सांसद और मध्य मंडल केवल लाइबेरिया और म्यांमार हमारे साथी हैं। अमेरिकन्स फॉर कस्टमरी वेट्स एंड मेजर्स एक यूरोपियन चीज को यूरोपियन छुटपट कह देते हैं। एक नॉर्थ डकोटा के एक सेनेटर ने हमारे राष्ट्र का पलायन करने का पैसा नहीं होने की बात की। NASAS मैनेजर ऑफ इंजीनियरिंग स्टडीज रिचर्ड वाइनस्टीन ने 1996 में न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा था, "We got pretty well into the space station design using inches and pounds. We'll accommodate the metric system where we can, but we simply cannot start over. The expenses would be prohibitive." शायद अगर नासा ने इंपीरियल रुकावट को पार करने का साहस दिखाया होता तो उन्होंने मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर डिजास्टर, जो $140 मिलियन का नुकसान हुआ, को बचा जा सकता था। पैसाडीना के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी की टीम ने प्रोब्स के थ्रस्टर्स द्वारा की गई शक्ति को कंप्यूट करने के लिए मैट्रिक सिस्टम का उपयोग किया था, लेकिन लॉकहीड के लॉग इंपीरियल सिस्टम को यूज कर रहे थे। इसका परिणाम था कि मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर प्लैनेट्स हार्श एटमॉस्फेयर में लगभग 80 किलोमीटर नीचे गया और शायद क्रिस्प हो गया। लेकिन अक्टूबर 1999 के घटना ने डो मेजरमेंट सिस्टम की इनहेरेंट बेवकूफ़ी के बारे में चर्चा को हिलाया नहीं। मीडिया आमतौर पर इससे एक मट एरर के रूप में रेफर करती थी। ऑर्बिटर अनमैन था, लेकिन दूसरे मेट्रिक मिसहैप्स जिंदगी की कीमत ले सकते हैं। 1983 में एयर कनाडा द्वारा उड़ाई बोइंग 767 के पास मैनुअल फ्यूल लेवल कैलकुलेशन से पाउंड्स को किलोग्राम्स के साथ गुमराही हो गई थी। भगवान की कृपा से
एयर कनाडा पायलट ने ग्लाइडर प्लेन्स उड़ाने का अनुभव रखा था और आश्चर्य की बात है कि इस ड्रामेटिक इंजनलेस लैंडिंग में किसी की जान नहीं गई। मैट्रिक्स इंपीरियल कन्वर्शन प्रॉब्लम्स के उदाहरण खोजते समय मैंने कुछ ज्यादा ही दूर नहीं देखा। अगले दरवाजे के बिना बिल्डिंग में हमने हाल ही में हैंडस्प्रिंग वाइजर के लिए एक साधारण प्लास्टिक बेल्ट क्लिप डिजाइन किया था। डिजाइन को एक मॉडल शॉप के लिए फैब्रिकेशन के लिए भेजा गया था। हमने सेंटीमीटर्स स्पेसिफाई किया था, लेकिन गलत सुझाव के माध्यम से वेंडर इंचेस में सोच रहा था। तो क्या हुआ, आपने गैस किया? पार्ट्स एग्जैक्टली 254 टाइम्स बड़े आ गए, जो एक बेल्ट क्लिप से ज्यादा बैकपैक की तरह दिख रहे थे। न कहता हूं कि ये तरह के घटनाएं हो सकती हैं, ज्यादातर लोग मान ले। इंजीनियर्स और मशीनिस्ट्स अक्सर कहते हैं टेक अ मिल ऑफ दैट सरफेस। दिक्कत यह है कि 1 मिल 1 मिलीमीटर या 1000 इंचेस भी हो सकता है, तो कंफ्यूज होने में कोई हर्ज नहीं है। मेट्रिक मिक्स अब बाएं तरफ जो इंजीनियर चाहते थे, या बेल्ट क्लिप 12 सेंटीमीटर्स ऊंचा। राइट साइड जो उन्हें मिला, अ बेल्ट क्लिप 12 इंचेस ऊंचा। मेट्रिक सिस्टम इतनी प्रभावित क्यों नहीं हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में? मुझे लगता है कि ये एक साधारण मोटिवेशन की कमी है। किसी ने आक्षित कारण देने का कोई प्रबल कारण नहीं दिया है। इससे तुलनात्मक रूप से परंपरा के बंधन में बंधे ब्रिट्स हैं, जिन्होंने 1215 में शशानिक आदेश के माध्यम से इंपीरियल सिस्टम बना दिया था। लगभग 800 वर्षों बाद ब्रिटेन ने हिम्मत दिखाई और 30 सितंबर 1995 को एम डे घोषित की। देश के अधिकांश व्यापारिक निर्देशित किए गए अपमानित दुकानदारों को हजारों पाउंड का जुर्माना लगाने के लिए सीधे वागधारा में कुछ इतिहास मापदंड हटा दिए गए चाहिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने डिस्क्रिप्टिव मेजर्स कहा था। कभी लोग आए इस पर जोर दिए लिखकर के फ्रेजेस जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस's पाउंड ऑफ फ्लैश 454 ग्राम्स कभी भी वैसे नहीं हो सकते। लेकिन जब सब कुछ कहा गया और किया गया, 2 मीटर ऊपर उठा और पाउंड नीचे गिर गया। इनोवेशन में पीछे रहकर अमेरिका एक साथ स्थिरवाद को अस्यूम करता है कि बदलने की कीमत बहुत अधिक है। लेकिन एक दिन जल्दी ही मुझे लगता है हम डिसाइड करेंगे कि बदलने के लिए कीमत बहुत अधिक है। साइडस्टेप्स 1990 में ग्रिड सिस्टम्स ने पहला पेन बेस्ड पोर्टेबल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हैंडराइटिंग रिकग्निशन फीचर था। ये उत्पाद थोड़ा भारी और धीमा था, लेकिन रिव्यूअर्स ने ग्रिडपथ के आशीर्वाद को देखा और ग्राहकों ने एक चिपकने वाला छोटा कंप्यूटर के लिए तड़पना शुरू किया। और इसी तरह से पहला पेन बेस्ड कंप्यूटर का क्रेज शुरू हुआ। वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने कंपनी जैसे कि गो कॉर्पोरेशन, एप्पल ने न्यूटन का विकास तेजी से किया और जॉन स्कली ने इस फिनोमिनन को एक नाम दिया, द पीडीए, जब उन्होंने अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के बारे में रहोसोडाइजिंग करना शुरू किया। जेफ हॉकिंस, जो ग्रिडपथ को बनाने में मदद की थी, ने जनवरी 1992 में पाम कंप्यूटिंग बनाने के लिए छोड़ा और उसने अपनी पहली कोशिश जूमर के साथ की, जो एक मिनी कीबोर्ड, प्रिंटर और फैक्स मशीन के लिए ड्राइवर्स और हैंडराइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ था। उसने कठिन रास्ते पर यह सीख लिया था कि दूसरे लोगों ने किस तरह से गलतियां की थी। जूमर के ग्राहकों की सर्वेज ने यूज महत्वपूर्ण अनुभव दिए। कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक लंबे समय के सम्मानित परंपरा के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स ने छोटी डिवाइसेस में सब प्रकार की क्षमता क्रैम करने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश ग्राहकों को कुछ क्षति होने से अधिक रोचक नहीं था। उन्होंने अपने पीसीएस का रीजनेबल सा समन ढूंढना शुरू किया था, अनिवार्य रूप से रिप्लेसमेंट नहीं। उसने और एक लोकप्रिय भ्रम भी पाया। हॉकिंस और लगभग हर दूसरा वेंडर एक मूल समस्या के खिलाफ कदम उठा रहे थे। हैंडराइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को आपके लिखाव को पहचानना होगा, और क्योंकि इस काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर की बहुत ही जटिल थी, तो पीडीएस बहुत धीमा होने के लिए थे। या क्या उन्होंने हॉकिंस ने इस कदम को छोड़ने में मदद की? लोगों से कुछ हिस्सा काम करवा दीजिए, पैटर्न रिकग्निशन को ऑफलोड करके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को पतला कीजिए। एक भाषा बनाई ग्राफिटी जो कंप्यूटर के लिए समझने में सरल है। हॉकिंस ने समझा कि लोग ग्राफिटी को अडॉप्ट करने के लिए जरूरी कदम लेंगे, क्योंकि उनकी रिसर्च ने यूं सिखाया कि लोग सचमुच शक्तिशाली नए उपकरण की प्यास महसूस करते हुए। लेकिन यूज पता था कि लर्निंग कर्व ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता।
उसने पेन और पेपर के साथ अनंत मेहनत की, अपने ग्राफिटी अक्षरों को सुधारने और सरल बनाने में। साथी और दोस्त हैरान थे कि किस तरह से ये स्ट्रीमलाइंड, सिंगल स्ट्रोक अक्षरों को सीखना कितना आसान था। हॉकिंस की दूसरी बड़ी ध्यान देने की बात उसके पीडीए के साइज पर थी और उसने मिलने वाला उपमान मिल गया शर्ट पॉकेट। जूमर्स की अधिकता के ध्यान में रखते हुए हॉकिंस ने हर फीचर्स की एग्जिस्टेंस को समय समय पर चैलेंज किया और हफ्ता के साथ डिवाइस सिंपलर होती गई। उसने कुछ ही महीने में प्रोटोटाइप डेवलप किया और अप्रैल 1996 में पाम पायलट लॉन्च किया। ये रॉकेट की तरह उड़ान भर लिया जो कलर टीवी, सेल फोन और पर्सनल कंप्यूटर से तेजी से मार्केट के लिए प्राप्ति हुई। पाम पायलट की कहानी कर्व थियरी में बड़ी सूझबूझ से फिट होती है कि हर प्रौद्योगिकी या उद्योग के एक अनुभव, स्वीकरण और डिक्लाइन की दर का दौरान होती है। क्लासिक एस कर्व मॉडल में एक लंबा, धीमा विकास और स्वीकरण अवधि होती है जब तक उत्पाद या सेवा एक फ्लेक्शन पॉइंट तक पहुंचकर अचानक बढ़ जाता है। क्योंकि पेड़ कभी भी आसमान तक नहीं बढ़ते, वो वृद्धिशील कर्व के दूसरे समट भाग में सुरंग से गिर जाते हैं। सालों से आइडियो ने एस कर्व पर रोलर कोस्टर की तरह सवार किया है। इनोवेशंस शक्ति उत्पाद को स कर्व के ऊंचे हिस्से तक पहुंचाता है। जब हम कंप्यूटर फील्ड में काम करने का प्रारंभ किया था, मशीन्स डेस्क्स के साथ फिक्स थे। फिर एक तेज गति वाले दशक में हमारे ब्रह्मांड के केंद्र लेगेबल से पोर्टेबल और आखिर में आप इसे अपने हाथ में पकड़ सकते थे। आप ये कह सकते हैं कि लगभग सभी इनोवेशन कार्यक्रम या टू उत्पाद को इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर ले जाना है या एक नए कर्व पर जंप करना है। हमारी पेन बेस्ड कंप्यूटिंग के साथ की गई अनुभव ने मुझे सिखाया है कि कर्व में अधिकांश छिपे हुए प्रतीक्षण का एक छिपा प्रतीक है। इंडिविजुअल कंपनीज और पूरी उद्योग अपने धोखाधड़ी मानियों के साथ एडॉप्शन रेट को धीमा कर देते हैं। मेरे लिए पाम पायलट से पहले आने वाले अधिकांश सशक्त पुन बेस्ड प्रयासों ने मूल रूप से वही कारण से असफल रहे। हर एक पीसी रिप्लेसमेंट थियरी के तहत काम कर रहा था, द आइडिया दैट अ पेन बेस्ड कंप्यूटर हैड टू अचीव 100% हैंडराइटिंग रिकग्निशन। Since that was an enormously difficult technical hurdle, they all failed. पहले PDAS के लिए रियल रोक तो हैंडहेल्ड बॉक्स में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सीमाएं नहीं थी, बल्कि यह था कि मशीन को करीब कुछ भी करना था कि लॉग नहीं कर सकते और नहीं सीखना चाहते थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सिंपल पाम ओएस उत्पादों में आकर्षण है। मैं अपने पल्म वी को हर जगह लेकर जाता हूँ, स्टाइल्स का उपयोग करने में मज़ा आता है, कॉन्टैक्ट्स को दूसरे पाम यूजर्स को बीमिंग करने में आनंद आता है, और मैंने पाया है कि मेरे पास किसी अन्य कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ जो संबंध था वो मेरे पास पल्म के साथ है। यहाँ क्या सीखने को मिलता है जब जनता को एक नए तकनीक को स्वीकार करने में समय लगता है, तो आपको अपने मानियों को पुनः जांच लेना चाहिए। कभी कभी आपका सबसे बुद्धिमान कदम जो आप ले सकते हैं वो एक नीचे का उपयोग करके आगे बढ़ना हो सकता है। शुरुआत में पेन बेस्ड कंप्यूटिंग, उदाहरण के लिए, लिखावट का अधिक नहीं मांगने वाले प्रयोगों के लिए अच्छा था। वास्तविक रूप से पल्म से पहले हमने काम किए गए सारे पेन बेस्ड मशीन्स में से एक अभी भी सेवा में है। अगली बार जब आप हर्ट्ज से किराए पर लेते हैं तो आप इसे देखेंगे। ये ऑलमोस्ट हर हर्ट्ज बस ड्राइवर के साथ ले जाते हैं। एक और फैक्टर भी है जिसे आप बहुत कम इंजीनियर्स को चर्चा करते देखेंगे। हर एक नए उत्पाद और सेवा के लिए स्वीकरण और त्याग के थ्रेशहोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सेल फोन्स अमेरिकन कल्चर में प्रचुर होने लगे हैं तो ये आपको अर्ली अडॉप्टर्स जैसे फिनलैंड में पाई जाने वाली कहानी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और पूरा सामाजिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। यूएस में सेल्यूलर टेक्नोलॉजी के प्रति अभी भी कुछ समय तक सामाजिक विरोध बना रहता है जब यह आपके रात के भोजन की बात खत्म नहीं कर रहा होता है। मैं अक्सर अपने सेल फोन का उपयोग करके एक आइडियो बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक भागते समय करता हूँ, कुछ ब्लॉक्स का स्पैन होता है। मेरी अनुशंसिक अध्ययन से ये दिखाता है कि जब मैं अपने फ़ोन के साथ चल रहा हूँ तो संघर्षक सिग्नल के क्रॉसरोड पर स्त्रियों का अधिक पेशेंट होता है, मुझे अक्सर कट जाता है और मुझे जोर से देखने की प्रवृत्ति होती है। जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, अमेरिका के शहरों और राज्यों में सेल फोन्स को रेस्टोरेंट,
बर और साधकों पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। कुछ लोग उन्हें उपभोगजन ज्यादा होन्स पर अवैंगटक और अनमर्या मानते हैं, विशेष रूप से जब आप एक सुंदर भोजन जैसे महंगा रिचुअल कर रहे हैं। मैं हैरान नहीं हूं कि बहुत से लोग प्रतिबंध के प्रति हैं। सेल फोन्स, जैसा मैंने पहले बताया, वह उत्पाद है और इसलिए वो हमारे साथ चलते हैं और अत्यंत अवसरों और रुकावटों को उत्पन्न करते हैं। ये एक विचार है जो ध्यान में रखने लायक है, विशेष रूप से जब सभी प्रकार के डिवाइसेस मोबाइल हो जाते हैं और इंटरनेट से जुड़े हैं। सामाजिक नियम अनुमान लगाने में अनिश्चित होते हैं और कभी कभी उन्हें बदलना भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक समय था जब आंसरिंग मशीन्स को अनुशंसित समझा जाता था। फिर कुछ ही सालों के अंदर, यदि आपके पास एक ना हो टू रूट था। ईमेल सर्वेलेंस के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा ऐप तक लंबे समय तक पॉसिबल था, लेकिन मैं शक करता हूं कि अधिकांश कर्मचारी इस तकनीक को अपनाते हैं या इस तकनीक को लाभदायक समझते हैं या फिर यह सम्मति को बढ़ावा देती है। लोग गोपनीयता को गंभीरता से लेते हैं। आप इंट्रूजन इफेक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक समय था जब हमसे एक बायोमेट्रिक्स एक्सेस डिवाइस के लिए काम करने के लिए कहा गया था, जो एक डिजिटल हैंडप्रिंट का समकक्ष है, तो हमने कुछ मुश्किल शिक्षाएं सीखी। तकनीकान, आपको बस हाथ का खरोंचना की सख्त सिलसिला की आवश्यकता है। वास्तव में सिर्फ उंगलियों की लंबाई और नकल्स की फासलों का हिस्सा अलग कर सकता है। लेकिन हमने ये भी पाया कि कई लोग हाथ चाप को हाथ चाप के रूप में सोच रहे थे। ये उन्हें अवसरपी और क्रिमिनल की तरह महसूस कराता है। इसलिए बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल्स आज भी कुछ चिंताएं उठाते हैं। यह एक रोक है जो शायद जल्द गिरने वाली है। डील किलर सिलिकॉन वैली के मार्केटिंग एक्सपर्ट रीजिस मैकेना FUD फैक्टर के बारे में बात करते हैं। भयन, असामाजिकता और संदेह। FUD शायद पूरा तौर पर तार्किक ना हो, लेकिन यह बहुत रियल है। जब हम EV1 इलेक्ट्रिक कार चार्जर पर काम कर रहे थे, तो हमारी रिसर्च से पता चला कि अमेरिकन्स 110 वोल्ट से अधिक विद्युत धारा को संभालने में चिंतित हुई। मध्य स्टार के GM कार चार्जर 440 वोल्ट्स होने वाला था। प्राचीन बुद्धि ने सूचित किया कि मीटी 3 प्रोंग प्लग का उपयोग करें, जैसा कि आपके इलेक्ट्रिक ड्रायर पर होता है, जिसमें मेटल टू मेटल संपर्क होता है। लेकिन लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स को स्वीकार करने में ही ऊपर उठाना था। GM को चुनौती देना था कि उन्हें पोटेंशियल ड्राइवर्स को डराना नहीं है। तो हमने उनकी मदद की और फॉक को अलग करके एक मीटी रबर हैंडल डिजाइन करने में उनकी मदद की। ऊर्जा अनुपातिक विद्युत के द्वारा ट्रांसफर होती है। पैडल न केवल सुरक्षित है बल्कि सुरक्षित भी लगती है। कभी कभी आपको दोनों चाहिए होता है। ये एक सिनेरियो है जिसे हमने अनेक बार देखा है। अधिकांश बार जब नए उत्पाद या सेवा के साथ आप डील किलर्स को मानना पड़ता है। पब्लिक के साथ संपर्क करें या कम से कम उनसे साथ मिलें। याद है अर्ली ई-कॉमर्स जब लोग अपनी क्रेडिट कार्ड नंबर्स की चोरी का चिंता कर रहे थे और पंडितों ने कहा कि हम ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे। व्यावकर्ता इस रिस्क और अभिप्राय से कम करने के लिए विभिन्न आक्रमण रोक व्यवस्थाओं के कुछ प्रयास किए, जैसे कि सुरक्षित कनेक्शन डायलॉग बॉक्स का फीचर, सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड नंबर के लास्ट कुछ डिजिट्स को दिखा देना, और बिना शुल्क के शिपिंग, कूपन्स और अन्य इंसेंटिव्स को भी शामिल किया गया। कई न्यू प्रोडक्ट्स फ्लॉप होते हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें छोड़ दी जाती हैं। जेक बर्टन कार्पेंटर, बर्टन स्नोबोर्ड्स के निर्माता और मालिक, कहता है कि इनोवेशन उसके उद्यमिक कंपनी में होता है जब वो देखते हैं जो नहीं है। We ask, he says, what do people want, what's missing? कुछ साल पहले कैलिफोर्निया के इन्वेंटर टॉम क्रिस्टियनसन ने शावर के लिए एक फोग फ्री शेविंग मिरर तैयार किया। उचित उम्मीद के साथ उन्होंने शार्पर इमेज के सीनियर मैनेजमेंट को मनोरंजन उत्पाद दिखाया। द ट्रिक इज इन सर्कुलेटिंग हॉट वाटर बिहाइंड द मिरर टू। लेकिन मिरर लगाने के लिए एक पेयर ऑफ प्लायर्स चाहिए था और शार्पर इमेज डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है। डील किलर नॉट क्वाइट। निम्बल क्रिस्टियनसन ने तरीका निकला कि हर मिरर के साथ सस्ती प्लायर्स को साथ लेकर जाया जा सकता है। शार्पर इमेज ने अपना मंथन बदला और हर मिरर के साथ प्लायर्स को भेजा। रिचर्ड थलहाइमर के एड कॉपी में लिखा था, द इंस्टॉलेशन इज फास्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इवन इफ यू आर्ट हैंडी,
और शावर टेक फॉग फ्री मिरर सफलता हुआ। ये भी है अनेक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में पहले से अपने आप को प्रभावित से अलग नहीं कर पाते हूँ। क्या आपको सुसान बी एंथनी डॉलर याद है? ये लगभग एक क्वार्टर की तरह था। यह ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि यूएस मिंट ने कंज्यूमर रिसर्च स्टेज को स्किप कर दिया। स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन सॉर्टर्स ने इन सिक्कों को क्वार्टर्स के लिए समझा। कैशियर्स इन्हें 50 रुपए के कॉइन से अलग नहीं कर सकते थे और लोग कभी कभी समन के लिए अधिक देने लगे थे। मिंट ने एक प्रमुख उत्पाद लॉन्च सिनेरियो का अनुभव किया है जो लगभग एक बुरी तरह असफल उत्पाद उत्पन्न किया और बुरे वर्ड ऑफ माउथ उत्पन्न किया। इस प्रकार से आप एक शर्मनाक विपक्षी उत्पाद लॉन्च से कैसे बतौर कश्मकश से उभार सकते हैं? यूएस मिंट के नए मुखिया ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि वो दूसरी बार वही भूल न करें। नया साकोगाविया कॉइन डॉलर एक क्वार्टर की तरह से उपभोग्य है और बस कुछ उलझन हो वो पिला दिखाता है। शायद यह काम कर जाएगा। पेटेंट पेंडिंग किसी भी प्रकार के नए उत्पाद को लॉन्च करते समय क्या कर सकते हैं जब आपके सामने वो सीमा स्थित हो जो एक प्रतिष्ठित उत्पाद कैटेगरी को पूरी तरह से बंधक समझा जाता है, एक संख्या की कई पतंतों के माध्यम से? क्या संभव है कि आप बिना किसी समस्या के एक ऐसे उत्पाद का विकास कर सकते हैं जो उसी कैटेगरी में है लेकिन बिना किसी से कारनामे के? ये एक चुनौती है जो आईडियो ने कई बार देखी है। कई सालों पहले स्मिथ कोरोना ने एक रोचक प्रोजेक्ट के साथ हमें मिला। याद है डायमो लेबल मेकर्स जो अक्षरों को प्लास्टिक स्ट्रिप पर दबाकर चिपकाने वाले लेबल मेकर्स हैं जिन्हें आप अपने सारी संपत्ति को चिपकाते थे। जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ने लेबल मेकर के अपडेटेड वर्जन्स बनाए थे जिन्हें उन्होंने कई पेटेंट से सुरक्षित किया था। स्मिथ कोरोना मार्केट में प्रवेश करने में रुचि रख रहा था लेकिन संख्या की प्रतिष्ठित जाल का बड़ा डर था। इस प्रक्रिया के एक प्रोजेक्ट के प्रथम कदम में एक सुझाव आता है। किसी को पादना होगा। इस मामले में एक भयानक ढेर पट्टेनों और शीर्षकों की स्थापना से रिक्सन सन, हमारे सबसे तकनीकान और वैज्ञानिकात्मक जिज्ञासा के साथ ही इंजीनियर, इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। उन्होंने बस सारे मौजूद लेबल मेकर्स को चेक करने लगे देखे कि उनका काम कैसे होता है। उन्हें प्रभावित नहीं किया गया। पेटेंट्स अधिकतर दरवाज़ा खोलने और कार्टेज निकलने की प्रक्रिया को ढकने के हैं। रिक्सन को लगता था कि यंत्र विभिन्न चरणों में गवार और अधिक प्रशंसाओं को शांत करने के लिए अधिक से अधिक कदम लेते हूँ। किसी लेबल मेकर के तपे को बदलने के लिए आपको यूज उल्टा करके उसके पीठ पर फ्लिप करना पड़ता था, एक लॉच को अनहुक करना था, एक दरवाजा उठाना पड़ता था, कार्टेज को निकलना पड़ता था, नया डालना पड़ता था, यूज जगह पर विगल करना पड़ता था, दरवाजा बंद करना पड़ता था और लॉच को बंद करना पड़ता था। क्या आपको लगता है कि आप यूज साइड से कार्टेज डाल सकते हैं और उसे फ्लिप करना नहीं पड़ेगा? ऐसे ही कुछ रिक्सन ने सोचा। चैप्टर 10, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर फन एंड प्रॉफिट। इनोवेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है और टाइट डेडलाइंस के अंडर हॉट ग्रुप्स यूजुअली एंड रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं। इनोवेशन प्रोसेस को फॉलो करते समय ट्राई करें कि आप वर्ब्स, नाउन्स पर ज़्यादा फोकस ना करें, यानी कि नए प्रोडक्ट, रिपोर्ट, एड कैंपेन या स्टोर के ऑब्जेक्ट या आर्टिफैक्ट पर ज़्यादा फोकस ना करें। सब कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट करने में इन्वॉल्व्ड है, इसलिए वर्ब्स यानी कि एक्शंस पर ध्यान लगाएं। लक्ष्य सिर्फ एक सुंदर दुकान नहीं है बल्कि एक बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस है और अपने ब्रांड के लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना। आप देखें, आप इनोवेटिव कंपनीज और पावरफुल ब्रांड्स को एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा हुआ देखेंगे। लेक्सस एक्सपीरियंस, नॉर्डस्ट्रॉम एक्सपीरियंस, वेब1 एक्सपीरियंस। और अगर आपने इन कंपनीज के कस्टमर्स के रूप में खरीदारी की है तो आपको हर केस में क्लियर आइडिया होगा कि इसका क्या मतलब है। लेक्सस अच्छी कार्स बनाता है लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा पैम्परिंग और कर्टसी के बारे में है, सिर्फ एक स्मूथ, आसान सफ़र नहीं। नॉर्डस्ट्रॉम कपड़े बेचती है लेकिन लोग उनके नॉर्डस्ट्रॉम कपड़ों के बारे में नहीं बात करते, वो पियानो म्यूजिक, दोस्ती से हेल्प करना और एक्स्ट्रा एफर्ट के बारे में बात करते हैं। वेब1 अल्टीमेट कमोडिटी यानी कि ग्रोसरीज बेचती है लेकिन जो इसका असल पहचान है वो कन्वीनियंस और समय पर पहुंचना है। तो क्या आपकी कंपनी भी अपने स्टाफ या कस्टमर्स के लिए एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में इनोवेटर है?
इनोवेशन प्रोसेस को फॉलो करते समय वर्ब्स को ढूंढने के लिए कई मौके होते हैं। आप लगभग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर डिजाइन्ड एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। जब एमट्रैक ने हमसे वॉशिंगटन से बोस्टन के बीच असेला सर्विस के लिए ट्रेन इंटीरियर डिजाइन करने की मदद करने को कहा, तो हमने एक यात्रा में 10 अलग अलग कदम बताए, यानी कि एक ट्रिप प्लान करने से लेकर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक सब कुछ। मूल सिद्धांत ये था कि ट्रेन के अंदर की डिजाइन के अलावा भी एमट्रैक एक्सपीरियंस का हिस्सा था। ऑफ ब्रॉडवे पर जाना। द एक्सपीरियंस इकोनॉमी में जोसेफ पाइन और जेम्स एच गिलमोर के मुताबिक कई बिजनेसेस और सर्विसेज एक थीम पार्क के एक्सपीरियंस के तरह लगने लगे हैं। वो इस कॉन्सेप्ट को फैलने की तेजी से बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हम अपने आप को प्रीमियर मॉल्स जाने के प्रिविलेज के लिए पैसे देने वाले होंगे। इस एक्सपीरियंस इकोनॉमीज की एवोल्यूशन को समझाने के लिए वो बच्चों के बर्थडे केक का मुखौटा इस्तेमाल करते हैं। एक कमोडिटी ओरिएंटेड इकोनॉमी में मॉम ने आटा, चीनी और अंडे खरीदा और खुद हाई केक बनाने और आइसिंग करने में सारी मेहनत की। अगला एवोल्यूशनरी कदम प्रोडक्ट इकोनॉमी में लोग बेटी क्रॉकर केक मिक्स और एक कैन आइसिंग खरीदते हैं। सर्विस इकोनॉमी में केक बेकरी में बनता है और वो आपके बच्चे के नाम तक लिख देते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस इकोनॉमी में आप माइकी और उसके दोस्तों को लोकल चक ई चीज या डिस्कवरी जोन ले जाते हैं, जहां उन्हें एक्टिव प्ले, पिज्जा, ड्रिंक्स और बाय द वे, बर्थडे केक भी मिलता है। अपने बिजनेस के लिए स्टेज किया जाने वाला एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए। सेल्स टीम्स, जिन्होंने अपने रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स पर ध्यान दिया होता है, हमेशा इसका बड़ा स्केल पर किया करते हैं। कई कंपनीज के पास कुछ ना कुछ वर्जन ऑफ अ प्रेसिडेंट्स क्लब होती है। जब मेन जनरल इलेक्ट्रिक में था, तो रिवॉर्ड इवेंट मार्क मेकर्स के नाम से जाना जाता था। ने हैरान था उनके सेल्स पीपल के लिए डिजाइन की गई ओवर द टॉप एक्सपीरियंसेस पर। पहले तो वो 300 लोगों को और उनके सिग्निफिकेंट अदर्स को हवाई ले जाते थे। थीम पार्टीज काफी इम्प्रेशनेबल थी। एक साल वो एंटायर लैविश होटल के ग्राउंड्स को एक मैश यूनिट में कन्वर्ट करके हमें फटीग्स पहनाते थे। दूसरे साल लेट्स मेक अ डील के मोंटी हॉल को लाकर टॉप प्रोड्यूसर्स को बहामास और कार्स जीतने का मौका देते थे। वापस आकर कुछ दिनों के अंदर आप और आपके स्पाउस के प्रोफेशनल क्वालिटी फोटोज आपके पास आ जाते थे। लोगों ने इवेंट के बारे में महीनों तक बात की। टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू क्रिएट अ डिजाइन्ड एक्सपीरियंस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, यहाँ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया गया है। आप एक ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर सोचिए जिसे आप जानते हैं, जैसे कि एयर ट्रैवल। अगर आपने हाल ही में फ्लाइट की है, तो आप इस एक्सपीरियंस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं बेट करूंगा कि आपने कुछ ऐसे चीजें नोटिस की होंगी जो सुधारने की जरूरत है। जब हम एक एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं, तो हम सब छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स को एक बेहतर कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाते हैं। शुरुआत करने का एक तरीका है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस को उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स में ब्रेक करें। एक्सपीरियंस का डीएनए, जैसे कि एक फ्लाइट लेने के लिए क्या क्या कदम होते हैं। सड़े तौर पर, आप ट्रिप प्लान करते हैं, एयरपोर्ट के साथ डील करते हैं, प्लेन पर बोर्ड करते हैं, उड़ान भरते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। अनफॉर्चुनेटली, इन जनरल कर्मों से इंसाइट्स मिलना मुश्किल होता है। आपको किसी स्पेसिफिक लेवल पर जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कुछ कदम हैं एक पार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि एयरपोर्ट एक्सपीरियंस में अराइविंग एट द एयरपोर्ट बाय कार, टैक्सी, शटल, बस और ट्रेन, फाइंडिंग द राइट टर्मिनल, चेकिंग इन एंड चेकिंग लगेज एट द काउंटर, confirming or getting your seat assignment and departure gate clearing, security, locating and reaching your gate, checking the boarding status and updated flight schedule, making upgrade or standby transactions, deciphering pre-boarding announcements, walking down the jetway। आपका ड्रीम सिनेरियो क्या है, जेम्स? आपके लिमोजिन ड्राइवर आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी गेट के थ्रू टारमैक पर लेकर जाता है, जहां आपका प्राइवेट जेट अपनी इंजन्स चलाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। जब जेम्स आपके लगेज को लोड करता है, आप प्लेन पर कदम रखते हैं और दरवाजे आपके पीछे बंद हो जाती हैं। कुछ कॉर्पोरेट सोर्स और सेलिब्रिटीज के लिए लाइफ ऐसी होती है, लेकिन शायद आपकी हाल की फ्लाइंग एक्सपीरियंस से मैच नहीं करती। तो क्या एक आम सिनेरियो क्या होता है?
आपने शायद एक ही सफ़र पर इन सब डिजास्टर से नहीं गुजारा, लेकिन इनमें से बहुत कुछ आपके लिए जान पहचान वाला होगा। आप एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम छोड़कर निकलते हैं, लेकिन ट्रैफिक में उलझते हैं, एग्जिट साइन को गलत पढ़ लेते हैं, फिर अपने टर्मिनल को नहीं ढूंढ पाते हैं और पूरी एयरपोर्ट को घूमना पड़ता है। आपके प्रॉब्लम्स तभी शुरू होती हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो है कि एक बॉल पार्क के साइज के लाइन से टर्मिनल एंट्रेंस डोर तक लंबी लाइन होती है। आपको सही लाइन का पता नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन में आप एक लाइन में जंप कर लेते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद पता चलता है कि आप गलत लाइन में हैं। जब आप आखिर में काउंटर तक पहुंचते हैं, टू एजेंट या टू पीछे की कमरे में गायब हो जाता है या आपको इग्नोर कर देता है और किसी और के बिगड़ गए टिकट के साथ कंफ्यूज एजेंट की हेल्प के लिए कुछ इरिटेटिंग मिनट्स बिताता है। नेक्स्ट, आप सिक्योरिटी लाइन में वेट करते हैं, जहां आप अपना कैरी ऑन बैग कन्वेयर बेल्ट पर उठाने, अपने पॉकेट्स को खाली करना, अपने हाथ ऊपर उठाने और क्रिमिनल की तरह बिहेव करने का चांस मिलता है। एयरपोर्ट साइनेज के साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन के बाद आप अपने गेट को ढूंढते हैं, जो कि टर्मिनल के सबसे दूर के स्पोक पर होता है। आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुनते हैं कि एक फ्लाइट बोर्डिंग के फाइनल स्टेजेस में है, लेकिन आप नहीं समझ पाते कि ये आपकी फ्लाइट है या नहीं। आपकी फ्लाइट तो तैयार लगती है, लेकिन आपके सेक्शन ने बोर्डिंग किया है या नहीं, इसके बारे में पूछने के लिए कोई नहीं होता। इस सिनेरियो के कुछ वर्जन्स में आप शायद अपनी फ्लाइट में पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको अपग्रेड के लिए लास्ट पॉसिबल मोमेंट तक वेट करवाते हैं। आप सही से सोचते हैं कि ओवरहेड बिन्स भर रहे हैं। गेस व्हाट, आप हार जाते हैं। कोई अपग्रेड नहीं मिलता और अब आपको अपना लैपटॉप चेक करवाना पड़ता है। सच तो ये है कि एयरलाइन एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ ऐसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कस्टमर्स अन्य एयरलाइंस को बदलाव लाने की कोशिश करने वाली एयरलाइंस को इनाम देंगे। यहाँ कुछ पॉसिबल तरीके हैं जिनसे आइडियो कुछ पार्ट्स ऑफ दिस एक्सपीरियंस को रीडिज़ाइन कर सकता है। आपके कलर कोडेड टिकट में एक आइकॉन होता है जो डिपार्चर टर्मिनल के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है और बाहर के साइनेज कलरफुल और यादगार होता है। अंदर कस्टमर सर्विस एजेंट्स और वेल प्लेस्ड साइंस आपको सही लाइन ढूंढने में हेल्प करते हैं। लाइन में वेट करते समय आप रेंटल कार स्टाइल मोबाइल कियोस्क पर चेक इन करते हैं, जिससे जब आप काउंटर पर पहुंचते हैं तब सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। सिक्योरिटी में एक फ्लो लेवल कन्वेयर बेल्ट आपके बैग को एक्सरे मशीन के थ्रू भेजता है, जिससे आपको यूज उठाना नहीं पड़ता। आपके टिकट एनवेलप में एक कलर कोडेड मैप होता है जो आपको आपके गेट तक पहुंचने के लिए गाइड करता है। वहां एडवर्टाइजिंग से फंडेड एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिस्प्ले आपको बताता है कि आपके फ्लाइट के साथ क्या हो रहा है। फ्लाइट टाइम पर है और रोज 30 से 50 तक बोर्डिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स अपग्रेड के लिए अवेलेबल हैं और कितने लोग आपके सीट के लिए कंपटीशन में हैं। आप अपना टिकट मग स्ट्राइप में डालते हैं और वेटिंग लिस्ट के लिए आपका अपग्रेड नंबर निकल कर आता है। ठीक है, अब बोर्डिंग का टाइम आया है। गेट के दूर के ऊपर एक बड़ा मॉनिटर आपको इंस्टेंटली बताता है कि कौन कौन से रोज बोर्डिंग कर रहे हैं और दूर बंद होने में कितने मिनट्स बचे हैं। डिस्प्ले पर फ्लैशिंग आइकॉन आपको साफ साफ बताता है कि लेट अराइवल्स अपनी रिजर्वेशंस छोड़ते हैं और सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। ये सब सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, और अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते तो ये सिर्फ एक शुरुआत होती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पहले से ही कुछ जनरल आइडियाज़ को मैप आउट किया है कि कैसे एक स्मूदर, हैसल फ्री एक्सपीरियंस को डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें ट्रैवलर को ज़्यादा कंट्रोल हो। शायद आप एयरलाइन के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि आप बेसिक सवाल पूछने का शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मैं अपने ऑपरेशन को कैसे रीडिज़ाइन कर सकता हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर सकता हूँ, या अपने स्टाफ को बेटर एक्सपीरियंस डिलीवर करने के लिए कैसे रिट्रेन कर सकता हूँ, ये सोचना शुरू कैसे करूँ, बड़े पैमाने पर नहीं तोते हुए, अपने कस्टमर जर्नी को फॉलो करके, यूज कंपोनेंट एलिमेंट्स में ब्रेक करके, और खुद से पूछना शुरू करें कि आप कैसे एक बेहतर एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। ये सब कुछ इंटेंसली कॉम्प्लेक्स सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है। हमने देखा है कि सबसे छोटे डिवाइसेस या सर्विसेज भी वेल डिजाइंड वर्थवाइल एक्सपीरियंसेस को इंस्पायर कर सकते हैं।
कुछ साल पहले बेल और हावल ने हमसे ऑटो पार्ट्स मैकेनिक्स और ऑटो सर्विस सेंटर्स को बेचने वाले इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम्स को देखने के लिए कहा। हमने देखा कि टिपिकल सेल्स प्रोसेस में क्लर्क कस्टमर से पूछता है कि क्या वो सही पार्ट पुल अप किया है। प्रॉब्लम थी, कस्टमर को काउंटर पर झुकना पड़ता था डिस्प्ले देखने के लिए, जो कि बेस्ट में कम्बसम प्रोसेस था। इस ऑकवर्डनेस ने हमें एक डिस्प्ले डिजाइन करने पर मजबूर किया जो 360 डिग्रीज पाइवट कर सकता था, ताकि क्लर्क पार्ट डिस्क्रिप्शन और डायग्राम को कस्टमर की तरफ स्विंग कर सके। यह कैपेबिलिटी हमने 10 साल बाद NEC लैपटॉप्स के लिए इवॉल्व की। ये एक छोटा इनोवेशन था, लेकिन इसने सेल्स प्रोसेस के बारे में कस्टमर्स का फीलिंग काफी बदल दिया। कभी कभी इनोवेशन एक छोटे सुधार से शुरू होता है, लेकिन एक बेटर डिजाइन्ड एक्सपीरियंस अक्सर तब होती है जब आप एक नीचे प्रोडक्ट को कुछ ब्रॉडर बना सकते हैं जो आपके कस्टमर्स के लिए रेजोनेट करता है। यूरोप के एक बड़े अप्लायंस वेंडर मलोनी ने हमसे घर के लिए एक छोटा कंट्रोलर डिजाइन करने को कहा जो कस्टमर्स को उनकी पावर यूसेज मैनेज करने और फ्यूजर्स ब्लो होने से पहले अप्लायंसेस को बंद करने में मदद करेगा। यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगा होता है, और अगर मलोनी कस्टमर्स को अपनी मशीन्स को एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प कर सकता है और ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर सकता है जब कुछ अटेंशन की जरूरत हो तो कंपनी अपने ब्रांड को स्ट्रेंथन कर सकती थी। लेकिन प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेजेस में एक आइडियो टीम जो डगलस डेटन के लीडरशिप में थी, उसने रियलाइज किया कि वो डिवाइस जिसे मलोनी कंसिडर कर रहा था इतना कम इंटरैक्शन रिक्वायर करता था कि कस्टमर्स यूज भूल जाते और उन्हें ज्यादा एडेड वैल्यू नहीं दिखेगा। हमने एक नया अप्रोच रेकमेंड किया, क्यों ना एज माइनर प्रोडक्ट को एक होम कम्युनिकेशंस हब का हिस्सा बनाया जाए जो कैलेंडर और टाइम मैनेजमेंट, शॉपिंग लिस्ट्स, फूड ऑर्डरिंग, वेदर चैनल्स और रेडियो प्रोवाइड करता है। हमने इंटरनेट से एक डिवाइस कनेक्ट किया और दिखाया कि मलोनी कैसे कंटेंट प्रोवाइडर्स को रिक्रूट कर सकता है जो अपने कस्टमर्स को कई सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इस रिजल्ट में होम स्मार्ट मॉनिटर ओरिजिनल पावर लीवरेजिंग और सर्विस फंक्शंस अकम्प्लिश करता था। लेकिन ब्रेक थ्रू ये था कि वो एक्टिव वाइटल यूसेज सिनेरियोज को अडॉप्ट किया गया था जो फैमिलीज के लिए अट्रैक्टिव थे। ये सिर्फ डिवाइस को एक रेज़ॉन डेटर नहीं दिया, बल्कि मलोनी के लिए न्यू बिजनेस मॉडल्स की तरफ रास्ता दिखा दिया, कुछ 7 मिलियन यूरोपियन कस्टमर्स के लिए सर्विस प्रोवाइडर बनने का रास्ता। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या सर्विसेज के नए यूजर्स एक्सप्लोर करने में इन्वॉल्व होता है। ये कुछ ऐसा है जो लगभग हर कंपनी कर सकती है और इससे रिच रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। फ्लैट ज्यादातर हमारे काम से लगता है कि चाहे प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो, एंड में वो किसी तरह की ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में होता है। जब हम मेट्रॉनिक के साथ इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर्स के लिए न्यू सिस्टम्स पर काम कर रहे थे तो कुछ आइडियाज से कार्डियक पेशेंट्स के एक्सपीरियंस को पहचान के लिए कहा गया। मैं एक पूरे वीकेंड के लिए एक पेजर पहन कर घूमा और हर बार जब वो बिना किसी वार्निंग के बज करता तो यह सिग्नल देता था कि मेरा दिल फिब्रिलेशन में चला गया है और मैंने एक पावरफुल शॉक रिसीव किया था नॉर्मल हार्ट फंक्शन रिस्टोर करने के लिए। इसने मुझे ये दिखाया कि अगर आप जमीन पर गिर जाते हैं तो आप आसानी से चोट खाना सकते हैं और कितनी सारी हार्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होती हैं। एक बार तो मेरा बीपर गराज में अलोन था जब मेन टेबल सॉ चला रहा था, कार्डियक अरेस्ट और उसका डिफिब्रिलेशन जोल्ट जो ट्रिगर करता। दूसरे टीम मेंबर्स ने भी एक वीकेंड के लिए बीपर्स लेकर घूमा और ये एक्सरसाइज उन्हें बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने में मदद करने के लिए नए इंसाइट्स दिया। कंज्यूमर टेक्नोलॉजी लीडर्स समझ रहे हैं कि किसी लेवल पर वो ऐप गैजेट बिजनेस में नहीं है। हाल ही में हम नोकिया और कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ काम किए थे, जहां मोबाइल टेक्नोलॉजीज को बढ़ने के लिए यूज करने का तरीका एक्सप्लोर किया गया था, कम करने के बजाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बढ़ने के लिए। कुछ मार्केट्स में कंपेलिंग रीजंस ढूंढना लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस का यूज करने के लिए आपकी सर्वाइवल की क्वेश्चन है। अगर आप नहीं करते तो आप टाइपराइटर की तरह ऑब्सोलीट हो सकते हैं। एक्सपीरियंसेस को एंटरटेनिंग बनाओ में जो एक्सपीरियंशियल अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ वो फेयरली न्यू है इंटरनेट डिवाइसेस, सेल फोन्स और कंप्यूटर्स के लिए, लेकिन ये एक ट्राइड एंड ट्रू कॉन्सेप्ट है रिटेल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में।
मेजर रिटेलर्स उनमें अपने शेल्फ्स पर बेचने के साथ साथ थीम्ड एंटरटेनमेंट बेचने का पहला रिकॉग्निशन किए। मैं सोचता हूं कि उनकी सक्सेसेस और फेलियर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। REI के 65 फुट क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर ने ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है जो ऑनलाइन रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। नाइकटाउन, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो स्टोर्स और डिज्नी स्टोर्स एक्सपीरियंसेस विद अ कैपिटल E बेचते हैं। हर नाइकटाउन स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करता है, जिसमें रफली हाफ रिटेल स्पेस स्पोर्ट्स इवेंट्स, मेमोरेबिलिया और डिस्प्लेस के लिए डिवोटेड है। डिज्नी स्टोर्स अपने एम्प्लॉयज को कास्ट मेंबर्स कहते हैं और उन्हें स्टूडियो लॉट एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाते हैं, जबकि वार्नर ब्रदर्स मूवी सेट एम्बियंस पे काम करता है। सैन फ्रांसिस्को के लीवाइस स्टोर में एक फ्यूचरिस्टिक मशीन आपके बॉडी को लेजर बीम से स्कैन करती है ताकि कस्टम फिट जीन्स के लिए मेजरमेंट किया जा सके। ज्यादा एक्सिबिशनिस्ट शॉपर्स अपनी जीन्स को श्रिंक करने के लिए पब्लिक टब में सोक कर सकते हैं। REI फ्लैगशिप स्टोर डाउनटाउन सियाटल में एक 65 फुट हाई क्लाइंबिंग माउंटेन, एक 470 फुट लॉन्ग हाइकिंग ट्रेल, 30 पिच टेंट्स, एक रेन रूम जहां गियर को वाटरप्रूफ चेक किया जा सकता है, कैंपस को वाटर प्यूरिफायर्स टेस्ट करने के लिए एक गंदा पूल भी होता है। आइल्स हाइकिंग ट्रेल्स को रिजेंबल करते हैं और डोर हैंडल्स आइस एक्सेस से बने होते हैं। ये एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का एक डैज़लिंग मिक्स है। इसके अलावा स्टाफ मेंबर्स खुद माउंटेन क्लाइंबर्स, साइक्लिस्ट्स और कायाकर्स होते हैं जो कस्टमर्स को एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। और इसने अपने पहले साल में 1.5 मिलियन विजिटर्स के साथ अपने लिए नेशनल पार्क सर्विस इंफॉर्मेशन स्टेशन का डेजिग्नेशन भी अर्न किया। समझना आसान है कि मैस मार्केट रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए इतने बड़े स्टेजेस क्रिएट क्यों करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट अमेरिका में हर दिन होने वाली सेलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या है? कुछ साल पहले स्टीलकेस ने हमसे काम करने को कहा अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन्ड एक्सपीरियंसेस को मैनहट्टन के हार्ट में लगाने के लिए। स्टीलकेस, जैसे कि दूसरे मेजर ऑफिस फर्नीचर मेकर्स ऑफ द नेशन, ने कब से इंटरनेशनल डिजाइन सेंटर में एक ह्यूज शोरूम रखा हुआ था। लेकिन जब स्पॉट अपना कैशे खो गया तो कंपनी एक नया शोरूम और फोकस ढूंढने लगी। जब स्टीलकेस एग्जीक्यूटिव्स हमारे एनवायरमेंट्स ग्रुप के साथ काम करने लगे, तब उनके दिमाग में नाइकटाउन स्टाइल एक्सपीरियंसेस के सक्सेस फ्रेश था। स्टीलकेस सेल्स इंप्रूव करने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन वो भी दिखाना चाहता था कि वो वर्कप्लेस प्रैक्टिसेस की एक्सपर्टीज और नॉलेज रखता है। कॉन्ट्रैक्ट फर्नीचर कंपनीज ने जनरली अपनी चीजें बेचने के लिए ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किया है। उनका डिस्प्ले शोरूम यूजुअली फ्रंट में होता था और बैक ऑफ द हाउस ऑफिस स्टाफ के लिए होता था। बायर्स को फर्नीचर दिखाया जाता था, उन्हें एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया जाता था, रिफ्रेशमेंट्स दी जाती थी, लिटरेचर की माउंट्स दी जाती थी और उन्हें उनकी राह चलने दी जाती थी। स्टीलकेस कस्टमर्स के इंटेंसिव ऑब्जर्वेशंस के बाद टीम ने एक एक्सपीरियंस मैप लाया, जिसमें शोरूम को विजिट करने वाले बायर्स के रंगे और पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया गया। स्टार्टिंग में ही हमने आइडेंटिफाई किया कि मोस्ट शोरूम्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेस की एक बड़ी कमी है। किसी को डाउनस्टेयर्स लॉबी में वेट करना पसंद नहीं है, जहां उन्हें अपस्टेयर्स वेट करने भेजा जाता है। स्टीलकेस न्यूयॉर्क वर्क लाइफ सेंटर में वेटिंग को एलिमिनेट किया गया। बायर्स को तुरंत एक कंफर्टेबल सीट पर एलिगेंट कैफ में ले जाया गया और उन्हें रिफ्रेशमेंट्स, फ्रूट और लंच सर्व किया गया, सेंट्रल पार्क को ओवरलुक करने वाले न्यूयॉर्क के बेस्ट व्यूज के साथ। विजिटर्स फिर स्पेस के अंदर टूर ले सकते थे। टीम ने बायर्स के लिए स्टार्टर किट्स क्रिएट किए, जिसमें बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्स और फर्नीचर की फ्लेवर कैप्चर करने वाले पोस्ट कार्ड्स शामिल थे। एलिवेटर भी एक स्टोरी सुनाता था। हर फ्लोर पर एक डिफरेंट एलिमेंट था जो एक वर्टिकल टाइमलाइन को 1920 तक डेट करता था, स्टीलकेस के लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस को रीइंफोर्स करता था। पोलरॉइड कैमरास प्रोवाइड किए गए ताकि आप किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ फर्नीचर या इंस्टॉलेशन को फोटोग्राफ करके अपना खुद का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते। हाँ, ये एक थीम पार्क नहीं था, लेकिन इंटरेक्शन के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज थी। सैंडबॉक्सेस बायर्स को एक चेयर या डेस्क ट्राई करने के लिए इनवाइट करते थे, जहां फैब्रिक्स और मटेरियल्स को इजी व्यूइंग के लिए अरेंज किया गया था। प्रोडक्ट पॉड सैंपल वर्क सेटिंग्स दिखाते द इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एर्गोनॉमिक्स का इंटरप्ले ऑफरिंग।
Laserdisc case studies, meanwhile, showed real office scenarios. लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि वर्क लाइफ सेंटर बैक ऑफ द हाउस फंक्शंस को फ्रंट एंड सेंटर ले आता है। सेल्स पीपल और सपोर्ट स्टाफ के वर्क प्लेसेस विजिटर्स के जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। बायर्स को फर्नीचर इन यूज देखने का मौका मिलता था और टूर के बाद बायर्स कैफ में वापस जाकर सेल्स पर्सन के साथ स्नैक एंजॉय कर सकते थे। बॉटम लाइन टर्म्स में यह स्पेस काम कर रहा है, सेल्स ड्रामेटिकली अप हैं और एवरेज बायर वर्क लाइफ सेंटर में ट्रेडिशनल शोरूम के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। उतनी हाई एक्साइटिंग बात है कि ये एक वाइटल वर्क प्लेस क्रिएट किया है। बिल्डिंग में स्टिलकेस के एम्प्लॉयज भी कैफ विद अ व्यू एंजॉय करते हैं और शोरूम का इंटीग्रल पार्ट होने से उन्हें एनर्जी मिलती है। वेगस से सीखो, बेहतर एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन करने के लिए आप ऑफिस में रहकर नहीं कर सकते। आपको अपने 2 फीट से डिज़ाइंड एक्सपीरियंसेस को वॉक करना होगा और अपनी आंखों से देखना होगा। एक डिज़ाइंड एक्सपीरियंस कितनी इफेक्टिव हो सकती है देखने के लिए मॉडर्न डे लास वेगस में किसी बेटर जगह का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आपने हाल ही में नहीं गया है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप जाइए बिजनेस के लिए, बिना शक। बिल्कुल सीरियस हों। चाहे आप किसी फील्ड या इंडस्ट्री से हो, चाहे आप रिटेल या बिजनेस टू बिजनेस बेचते हो, आप लास वेगस से कुछ सीख सकते हैं। ओरिजिनल वेगस कैसीनोज ने आपको अपने होटल रूम तक पहुंचने के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्लॉट मशीन्स और गेमिंग टेबल्स के पास चलना भेजा था। इसमें कुछ भी हैपनस्टांस नहीं था कि थक कर बैठने के लिए कहीं जगह नहीं थी, सिर्फ ब्लैक जैक टेबल या स्लॉट मशीन पर। वेगस ने आउटडोर्स और डे टू डे रियलिटी को अबॉलिश कर दिया। बिना विंडोज या क्लॉक्स के कैसीनोज ने आपको ऑलमोस्ट नेचुरली फील कराया कि टाइम और आपका पैसा उड़ने वाले हैं। अल्कोहल इंड्यूस्ड हेज को डाइल्यूट करने के लिए वाटर फाउंटेन ढूंढो तो आप खाली हाथ आते थे। सारी फैसिलिटीज एंड बजट बफेज भी इस इक्वेशन का हिस्सा दी, एक सकर्स बेट एंड स्विच। लेकिन ओल्ड वेगस टूट गया, ऑफ कोर्स। लोगों को ह्यूमन से ज्यादा कैटल की तरह ट्रीट करना अक्सर खत्म हो जाता है। वेगस ने अपने आप को रीइन्वेंट किया और आज ये अल्टीमेट इंटरनेशनल वर्चुअल रियलिटी है। एक आफ्टरनून में आप एफिल टावर में डाइन कर सकते हैं, वेनिस के कनाल में फ्लोट कर सकते हैं, साउथ पैसिफिक में 6 फुटर्स से सर्फ कर सकते हैं और 1930 मैनहट्टन के स्ट्रीट्स पर वॉक कर सकते हैं। ओल्ड ऑब्जेक्टिव्स लोगों को अवेकन रखने और गैम्बलिंग के अपॉर्चुनिटीज के साथ ऐप शॉपिंग और फाइन डाइनिंग अपॉर्चुनिटीज से ब्लेंड हो गए हैं। सीजर्स फोरम ने वाइडली कॉपीड फोक सिलिंग को पायनियर किया है, जो सन की राइज और फॉल को मिमिक करता है और जैसे नेचुरल लाइट आपको वी आवर्स तक जाने में मदद करता है। लेटेस्ट क्रिएशंस जैसे वेनिशियन, पेरिस या बेलेजियो यूरोपियन सिटीज विजिट करने के एक्सपीरियंस को अप्रॉक्सीमेट करने में काफ़ी अच्छा काम करते हैं और JYA डिटार अमेरिकन्स जो रियल थिंग को नहीं जानते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कंसिडर करते हैं कि ये एक रीजनेबल फैक्सिमिली है। स्मॉल डी डिजाइंड एक्सपीरियंसेस आपके प्राइमरी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में होने की ज़रूरत नहीं रखती। लेट्स टेक कंपनी सिक्योरिटी एज एन एग्जाम्पल। कुछ लोग इससे नोटोरियसली बाद और अनइंस्पायर्ड मानते हैं। अक्सर ऐसी बहुत सी फर्म्स में आप एक बुक पर साइन करके बैज लगाते हैं। ने कभी कभी देखा है कि आज कौन साइन इन किया है और मेरा क्लाइंट किस और व्यक्ति को कंसिडर कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग और कभी कभी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप आसानी से एक सिनेरियो सोच सकते हैं जिसमें कोई बस आज साइन इन बुक को फ्लिप करके कुछ सीन सकता है। अपने असेट्स को प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में कंपनीज कभी कभी अपने सीक्रेट्स कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं। एक और ग्लेयरिंग कॉन्ट्रास्ट है टिपिकल नाइसली लैमिनेटेड एम्प्लॉय बैजेस और चीप पेपर वाले बैजेस के बीच, जो विजिटर्स को मिलते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हाई क्यों ना हो, जिन्होंने आपके साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस करने का सोचा हो। हमारे लिए कुछ भी सिक्योर या स्मार्ट बिजनेस नहीं लग रहा था, इसीलिए हमने एक नए मॉडल का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, विजिटर्स को ट्रैवलर्स की तरह ट्रीट करने का, जो एक पासपोर्ट या टूरिस्ट वीजा की जरूरत है। और ऐसे द आइडियो टूर बैच का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एक टूरिस्ट एक हवाइन शर्ट और ले पहने हुए है और बैकग्राउंड में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बिग बेन और गोल्डन गेट ब्रिज है।
हमने विजिटर्स के छोटे से पोलरॉइड फोटोज लिए और उन्हें इस फन टूरिस्ट फ्रेम के अंदर स्टिक किया टू बैच पर्सनलाइज हो गया। पीछे कलरफुल मैप ऑफ आइडियो ऑफिसेस प्रिंट किया गया था। विजिटर्स इससे एक नेकलेस की तरह पहनकर चले जाते थे, एक अच्छे मेटल क्लिप के साथ। ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ कभी कभी हम वैसे ही बच्चों की तरह साउंड करते हैं जो बड़े होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो समर आफ्टरनून पार गेम्स बना रहे हैं। आपको खुद पर रोकने की कोशिश करना आसान होता है और आपको काम में इतनी मस्ती करनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा गिल्ट फील होता है। लेकिन खुद को रोकने की कोशिश करो। कौन जाने, शायद आपको ये फन स्पिरिट आपको एक ग्रेट न्यू एक्सपीरियंस डिजाइन करने की तरफ पुश कर सके।